देखो, आज का जो अपना टारगेट रहेगा, अभी तक हमने क्या क्या निपटा लिया है। हमने सेक्शंस निपटा लिए हैं 1 से लेकर 158, जिसमें से एग्जीक्यूशन नहीं किया है हमने। अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन, आरआरआर नहीं किया। ठीक है जी। जब हम ऑर्डर्स की बात करते हैं तो हम 1 से लेकर 5 निपटा चुके हैं। ठीक है जी। और बीच बीच में जितने जैसे सेक्शंस के साथ जितने भी रेफर हो रहे थे, ठीक है ना, जो रेफरेंस वाले थे, वो सारे के सारे ऑर्डर्स हमने निपटा लिए। आज का टारगेट है कि हम ऑर्डर्स सारे निपटा लें एक्सेप्ट एग्जीक्यूशन, अपील, रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन। ठीक है जी। मान लो अगर हम सारे निपटा पाए, ठीक है ना, तो फिर मैं अपील और रेफरेंस, रिव्यू, रिवीजन का शुरू करवा दूंगा। ठीक है जी। ठीक हो गया। आज है बृहस्पति, शुक्र। ठीक है जी। मेरा टारगेट रहेगा पूरे तरीके से कि मैं या तो कल इसको खत्म करवा दूं, नहीं तो सैटरडे का आपका दिन लग जाएगा। ठीक है जी। सैटरडे तक आपका सारा का सारा सिलेबस निपट जाए। ठीक है जी। एक दिन अपना रेस्ट या फिर रिवीजन करनी है वो। ठीक है जी। आपका मंडे से जो है आपके एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज, ठीक है जी, इनका सेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है जी। मैं डेट शीट शेयर कर लूंगा आपके साथ। ठीक है जी। इंडिविजुअल भी कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे कि सिंपल वही कि भैया हिंदू पर्सनल कोड का टेस्ट है, मुस्लिम पर्सनल कोड का टेस्ट है, सीआरपीसी का टेस्ट है, एविडेंस का टेस्ट है, सीपीसी का टेस्ट है। ठीक है जी। बीएनएस का टेस्ट है। इस हिसाब से स्पेसिफिक भी कर लेंगे और एक फुल फ्लैश मॉक टेस्ट कर लेंगे। ठीक है। ये 5 ऑप्शन के साथ वाला ही रहेगा, अलग नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। सही हो गया। चलो निपटाते हैं, शुरू करते हैं। आओ जरा ऑर्डर 6 पे आ जाओ, सिंपल। आओ। देखो, प्लीडिंग का मतलब ब्लेंड या फिर रिटर्न स्टेटमेंट। एंड नहीं है, ध्यान रखना, और है। एंड नहीं है, ध्यान रखना इसको। दूसरा, प्लीडिंग में सिर्फ मटेरियल फैक्ट्स बताएंगे, एविडेंस नहीं देंगे। यस, एविडेंस के लिए तो एविडेंस की स्टेज आती है। ठीक है जी। एविडेंट कम एफिडेविट या एफिडेविट कम एविडेंस जाता है उसमें। ठीक है। प्लेट के अंदर हम सिर्फ फैक्ट्स बताएंगे, ध्यान रखना। ठीक है जी। सिंपल। एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन और and contain only a statement, concise form of the material facts on which the party pleading relies for his claim or defense as the case में भी, जो भी केस रहेगा, but not the evidence by which they are to be proved। हर एक प्लीडिंग शेल व्हेन नेसेसरी, जब जरूरी हो, बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ, पैराग्राफ में बांटो, नंबर में बांट दो, कॉन्सिक्यूटिवली, कॉन्सिक्यूटिवली एक से आगे, 1 2 3 4 इस हिसाब से। ईच एलिगेशन बीइंग सो फार एज इज कन्वीनियंट कंटेन्ड इन ए सेपरेट पैराग्राफ, ये सेपरेट सेपरेट पैराग्राफ में हो। डेट्स, सम्स, numbers shall be expressed in a pleading in figures as well as in words। फॉर्म ऑफ प्लीडिंग अपेंडिक्स ए में है, बस इतना ध्यान रखो। फॉर्म ऑफ प्लीडिंग इन कमर्शियल कोर्ट्स, बस हेडिंग से याद रखो, आगे करने की जरूरत नहीं। पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी, जहां पर जरूरी हो वहीं पर ही पर्टिकुलर्स आपको देने हैं, बस सिंपल इतना कर लो। कंडीशन प्रेसिडेंट, कोई भी कंडीशन है जो प्रेसिडेंट है, यानी पहले पूरी करने वाली कोई कंडीशन है, ठीक है, द परफॉर्मेंस और occurrence ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड shall be distinctly specified। अगर लेट्स से प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट का ये जो केस आया है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट पर रिलेटेड है। ठीक है जी। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स लिखी हुई है और ये टर्म कोई कंडीशन पर डिपेंड करते हैं, जो कंडीशन कैसी प्रेसिडेंट है। तो आपको
क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस आ गया है और प्लेंटिफ की इंटेंशन क्या है कि कंडीशन प्रेसिडेंट के ऊपर ये कोज ऑफ एक्शन बना रहा है, तो इसको ये कंडीशन प्रेसिडेंट के बारे में भी मेंशन करना पड़ेगा। बस ये सिस्टम है, ये बता रहे हैं इसके। डिपार्चर 7 स्टार लगा लो, याद रखना इसको। नो प्लीडिंग शेल एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट रेज एनी न्यू ग्राउंड of claim or contain any allegation of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading of the same। बिल्कुल ठीक बात है जी, कोई भी प्लीडिंग अमेंडमेंट के अलावा ना ही रेज करी जा सकती ना ही डिपार्चर प्राप्त कर सकती है। बस डिनायल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ हेडिंग से पढ़ लो, आगे की जरूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, जहां पर कंटेंट्स किसी डॉक्यूमेंट के मटेरियल हैं, इट शैल बी सफिशिएंट, वहां पर सफिशिएंट रहेगा इन प्लीडिंग टू स्टेट द इफेक्ट देयर ऑफ, उनका इफेक्ट सिर्फ लिखना काफी रहेगा। और देखो, एक सेकंड को जरा मैं इसका निकाल ली तो ये आ गया, चलो। आगे आ जाओ जी। बस हेडिंग से कर लो, इफेक्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड, मैलिस नॉलेज एक्सेट्रा, जहां पर कोई मटेरियल अलेज करना है जो कि मैलिस फ्रॉडुलेंट और इंटेंशन नॉलेज और अदर कंडीशन से रिलेटेड है, ठीक है जी, इट शैल बी सफिशिएंट, इतना काफी रहेगा कि अलेज द सेम एज इफेक्ट, उनको एज इफेक्ट कि उसने मेलाफाइड इंटेंशन से ऐसा काम कर दिया, उसने फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से ऐसा काम किया, इतना लिखना काफी। नोटिस सिंपल 11 पे रखना, नोटिस है, बस हेडिंग से कर लेना। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट रिलेशन छोड़ दो। 13 को याद रखो, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, नीदर पार्टी नीड एनी प्लीडिंग अलेज एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच लॉ प्रिज्यूम्स इन हिज फेवर। यस, वो वाला मैटर ऑफ फैक्ट अलेज करने की आवश्यकता नहीं है जो लॉ के द्वारा प्रिजम्पशन आ गई है कि उसी के फेवर में ही वो गिना जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, उसको मत करो। देखो जी, स्टार लगा लो, प्लीडिंग्स टू बी साइंड, एवरी प्लीडिंग शेल बी साइंड बाय द पार्टी एंड हिज प्लीडर। देखो जी, पार्टी भी साइन करेगी, लेस लगाओ एंड के ऊपर, और उसका वकील भी साइन करेगा। प्रोवाइडेड दैट, जहां पर कोई पार्टी प्लीडिंग इज बाय रीजन ऑफ एब्सेंस और फॉर अदर गुड cause unable to sign the pleading, it may be signed by any person duly authorized by him to sign the same or to sue or defend on his behalf। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं हो तो फिर कोई बंदा ड्यूली ऑथोराइज है वो साइन कर देगा, ठीक है जी। 14A एड्रेस सिंपल, हेडिंग से याद रखना, एवरी प्लीडिंग जहां पर फाइल्ड बाय पार्टी शेल अकम्पेन, अंडरलाइन शेल अकम्पेन अ स्टेटमेंट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म साइंड एज प्रोवाइडेड इन रूल 14 रिगार्डिंग द एड्रेस ऑफ द पार्टी। बस आगे आ जाओ। 15 स्टार लगा लो, वेरिफिकेशन ऑफ द प्लीडिंग सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय द लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, हर एक जो प्लीडिंग रहेगी शेल शेल को बॉक्स कर लेना, बी वेरीफाइड एट द फुट, यस सबसे नीचे उसको वेरीफाई किया जाएगा, बाय द पार्टी और बाय one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case। ठीक है जी। The person verifying shall specify by reference to the numbered paragraphs of the pleading what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received and believed it to be true। बिल्कुल उसको लिखना पड़ेगा, पैराग्राफ लिखना पड़ेगा, उसको पैराग्राफ वाइज लिखना पड़ेगा, कौन से पैराग्राफ उसकी खुद की नॉलेज है और कौन से पैराग्राफ उसके वकील के द्वारा सजेस्ट करे गए। The verification shall be signed, yes, underline, shall be signed by the person making it, and it shall state the date on which and the place at which it was signed। बिल्कुल ठीक बात। The person verifying the pleading shall also furnish an affidavit, yes, supportive affidavit भी देगा pleadings के अंदर। 15A, ठीक है जी, स्टार लगा लो, देखो जरा कब आया है ये। शेल बी एप्लीकेबल टू कमर्शियल डिस्प्यूट, इसलिए छोड़ दो, सिर्फ कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए है ये। स्ट्राइकिंग आउट, यस, आओ जरा धंधे पे। The court may, at any stage of the proceedings, order to be struck out or amend any matter in the pleadings which may be, जो कि unnecessary होगा नंबर 1, scandalous होगा नंबर 2, frivolous 3, vexatious 4, which may tend to prejudice 5,
embarrass. 6, delay. 7, the fair trial of the suit, which is otherwise then abuse of the process of the court. 7, 8 हो गए, 8 टोटल कारण हो गए जहां पे क्या कर देगी कोर्ट, स्ट्राइक आउट कर देगी अगर पार्टी ने उसको अमेंड नहीं किया तो। ठीक है जी। 17, अमेंडमेंट ऑफ द प्लीडिंग्स, जहां पर कोर्ट में एट द स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ ईदर पार्टी टू अल्टर, के वो अल्टर कर दे या फिर अमेंड कर दे अपनी प्लीडिंग्स को इन सच मैनर, उस मैनर में, एंड ऑन सच टर्म, उन टर्म्स के ऊपर, एज मे बी जस्ट, एंड ऑल सच अमेंडमेंट शैल बी मेड एज मे बी नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। ठीक है जी। किस लिए होता है अमेंडमेंट का काम? ताकि रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज ढूंढा जा सके। प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड, कोई भी एप्लीकेशन है वो अमेंडमेंट की shall be allowed after the trial has commenced unless the court comes to the conclusion that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of the trial। बिल्कुल ठीक बात है जी। सीधी सिंपल सी बात है। एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको कराना पड़ेगा ड्यू डिलिजेंस। ठीक है जी। द पार्टी कुड नॉट, अगर उसके बाद करवा रहे हो तो ध्यान रखना ये कोर्ट को देखना पड़ेगा कि ड्यू डिलिजेंस लगाने के बावजूद भी पार्टी जो है वो नहीं रेज कर सकती थी ये मैटर ट्रायल कोर्ट के सामने। ठीक हो गया जी। आगे आ जाओ, जरा केस लो कर लो इनके ऊपर। चलो जी, एस्टेब्लिशिंग केस 616 के ऊपर लिखो जरा। नॉवेल्स, डब्ल्यू एल ई एस, नॉवेल्स वर्सेस रॉबर्ट्स, 1888, इंग्लिश केस है। ठीक है जी। इसके ऊपर इंडियन केस लो लिख लो 16 के ऊपर। साथी विजय कुमार वर्सेस तोता सिंह, 2006। ये 616 के ऊपर हैं दोनों केस। 617 पे आ जाओ। इसका एस्टेब्लिशिंग केस लिखो 617 का, ऊपर वर्सेस स्मिथ। ठीक है जी। नेक्स्ट केस लो लिखो, गणेश ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस मोजीराम। सुप्रीम कोर्ट। एक और एस्टेब्लिशिंग केस लिखो इस पे ऊपर के साथ साथ में, एडबियन, ई डी ई बी आई ए एन, एडबियन वर्सेस सोहन, 1889। नेक्स्ट केस तो लिखो इसी के ऊपर ही, 617 पे, आंध्रा बैंक, स्टार लगा लेना, सभी पे स्टार लगा लेना बेसिकली। 617 पे लिखो आंध्रा बैंक, ए बी कर रहा हूँ, आंध्रा बैंक वर्सेस ए बी एन एमरो, ए बी एन एमरो बैंक एंड अदर्स, 2007 सुप्रीम कोर्ट। एक और करो इस पे 617 पे, मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, मोदी स्पिनिंग एंड वीविंग,
वीविंग मिल्स कंपनी वर्सेस लड्डारा एंड कंपनी 1976 सुप्रीम कोर्ट। स्टार लगा लेना इसके ऊपर। चलो जी, एक लास्ट केस लिखो। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश वर्सेस रणबीर गोयल। 2002 सुप्रीम कोर्ट। आओ जी, आगे आ जाओ। फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर, यदि पार्टी जिसने ऑब्टेन कर लिया है ऑर्डर के अमेंड कर ले वो, और अमेंड नहीं करता अकॉर्डिंग विद द टाइम लिमिटेड फॉर दैट पर्पस बाय द ऑर्डर, और यदि कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो फिर 14 डेज, कब से, यहां से अंडरलाइन करो, फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर, ऑर्डर से 14 दिन, ही शैल नॉट बी परमिट, उसके बाद उसको परमिशन नहीं मिलेगी वो अमेंड करे आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच लिमिटेड टाइम एज अफोरसेड, और of such 14 days as the case में भी जो भी केस रहेगा, unless the time is extended by the court, yes, जब तक कोर्ट से ही टाइम एक्सटेंड ना हो जाए। चलो जी आओ। ऑर्डर 7 क्या है? प्लेंट, शाबाश। particulars to be contained in the plaint, the plaint shall contain the following particulars, yes, the name of the court, शाबाश, the name and description, the place of residence of plaintiff, सही बात, फिर नेम डिस्क्रिप्शन प्लेस रेजिडेंस ऑफ द डिफेंडेंट, फिर जहां पर प्लेंटिफ और डिफेंडेंट अगर माइनर है या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है तो स्टेटमेंट इसके विषय में। द फैक्ट्स कंस्टिट्यूटिंग द कोज ऑफ एक्शन, यस, कोज ऑफ एक्शन क्या है? द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट है जुडिक्शन, जुडिक्शन क्लोज, यस, रिलीफ, प्रेयर क्लोज, जहां पर प्लेंटिफ हैज अलाउड सेट ऑफ या रिलिंक्विशमेंट के लिए अलाउड है तो ठीक है, तो अमाउंट वगैरह सब कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिखनी पड़ेगी इनको। एक स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर क्या है उसके रिगार्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, मनी सूट के अंदर, ठीक है जी, आपको स्पेसिफिक अमाउंट जो है करना पड़ेगा मेंशन, ठीक है ना। द प्लेंट शेल स्टेट प्रिसाइज अमाउंट, कोई अमाउंट तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है जी, बट जहां पर प्लेंटिव सू करता है मीन प्रॉफिट के लिए या फिर उस अमाउंट के लिए विच विल बी फाउंड ड्यू, जो कि फाउंड ड्यू पाई जाएगी उस पर ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट। क्यों? क्योंकि अभी तो अनसेटल्ड अकाउंट है, उसके बाद पता चलेगा, अभी तो कुछ पता नहीं चल सकता है, बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट, और फॉर मूवेबल्स इन द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट, और फॉर डेट्स ऑफ विच द वैल्यू ही कैन नॉट आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंस एस्टिमेट, द प्लेंट शेल स्टेट। तो फिर भैया लगभग लगभग बताओगे, अप्रोक्सीमेटली बताओगे, लेकिन अमाउंट तो आपको बताना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता अमाउंट अमाउंट लिख दिया और अमाउंट आपको मेंशन नहीं किया आपने, ऐसा नहीं। चलो जी, ये स्टार वाला कमर्शियल डिस्प्यूट एक्ट का है। 3 पे आ जाओ। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से सब्जेक्ट मैटर है तो डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी आपको लिखना पड़ेगा। 4 पे आ जाओ, जहां पर प्लेंटी सू करता है रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में, तो फिर जो ये करेक्टर है, नॉट शो नॉट ओनली दैट ही हैज एक्चुअल एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट, सिर्फ इतना काफी नहीं रहेगा कि मेरा भी इंटरेस्ट बनता है सब्जेक्ट मैटर में, बट दैट ही हैज टेकन द स्टेप, पर तो ये भी बताना पड़ेगा कि उसने नेसेसरी स्टेप ले लिए हैं, ठीक है ना, जिससे वो ये सूट डाल सकता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी में सूट डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है, ठीक है जी। ऑर्डर 1 रूल 8 के स्टेप मैंने ले लिए, ये भी उसको बताना पड़ेगा। डिफेंडेंट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटी टू बी शोन, ठीक है जी, 6 के ऊपर आ जाओ। स्टार लगा लो, बहुत बार पूछते हैं, पेट है एचपीएससी का। अगर डीले हो जाए सूट में, जहां पर सूट इंस्टीट्यूटेड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड, यस, डीले पोज हो गया है, तो यहाँ पर कंडोनेशन ऑफ डिले ऑफ सूट की एप्लीकेशन लगेगी, ठीक है जी, यहाँ पर एप्लीकेशन लगेगी। प्रोवाइडेड, परंतु ये बता दिया था, कोर्ट में परमिट द प्लेंटिफ टू क्लेम एग्जम्पशन फ्रॉम द लॉ ऑफ लिमिटेशन ऑन एनी ग्राउंड नॉट सेट आउट इन द प्लेंट, ठीक है जी, इफ सच ग्राउंड इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द ग्राउंड सेट आउट इन द प्लेंट, यस, यह बता दिया जाता है कि कोर्ट जो है परमिट कर सकती है प्लेंटिफ को कि क्लेम करे एग्जम्पशन उस ग्राउंड के लिमिटेशन के ग्राउंड, उस ग्राउंड के ऊपर जो प्लेंट के अंदर सेट आउट किया ही नहीं गया है। यदि यह ग्राउंड जो है इनकंसिस्टेंट नहीं होगा तो ही अलाउड होगा, अगर इनकंसिस्टेंसी में पाएगा तो फिर अलाउड नहीं। 7।
रिलीफ टू बी स्पेसिफिकली स्टेटेड, यस रिलीफ तो स्पेसिफिकली आपको बताना ही पड़ेगा। रिलीफ फाउंडेड ऑन सेपरेट ग्राउंड, अगर सेपरेट ग्राउंड है तो आपको बताने पड़ेंगे। प्रोसीजर ऑन एडमिटिंग प्लेन, चलो जी स्टार लगा लो। जहां पर कोर्ट ऑर्डर कर लेती है कि समन्स टू बी सर्व्ड ऑन द डिफेंडेंट इन द मैनर जो कि प्रोवाइड करे गए हैं रूल 9 के अंदर ऑफ ऑर्डर 5, ठीक है जी बिल्कुल सही बात है, समन का प्रोसीजर बताया है। इट विल डायरेक्ट द प्लेंटिव, यह डायरेक्ट करेगा प्लेंटिव को कि प्रेजेंट कर दे उतनी सारी कॉपियां जितनी प्लेंट की होंगी, जितने की बेसिकली डिफेंडेंट होंगे, कितने, अंडरलाइन करो विद इन 7 डेज, अंडरलाइन करो कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर अलोंग विद रिक्विजिट फीस, साथ साथ में अलोंग विद के प्लस लगाओ, साथ साथ में फीस तलवाना, फी बी फॉर सर्विस ऑफ द समन, यस ऑफ द डिफेंडेंट, यस ये सब कुछ आपको जमा कराना पड़ेगा। रिटर्न ऑफ द प्लेंट, शाबाश स्टार लगा लो। Subject to the provision of Rule 10A, the plaintiff shall at any stage, underline any stage of the suit, be returned to the presented to the proper court, जिसके पास शुड हैव बीन इंस्टीट्यूटेड होनी चाहिए थी। एक्सप्लेनेशन, फॉर द रिमूवल ऑफ द डाउट्स इट इज हेयर बाय डिक्लेयर्ड दैट ए कोर्ट ऑफ अपील और रिवीजन, एक कोर्ट ऑफ अपील है या फिर रिवीजन जो है, मे डायरेक्ट आफ्टर सेटिंग असाइड द डिग्री पास्ड इन सूट, किसी सूट में, द रिटर्न ऑफ द प्लेंट अंडर दिस सब रूल, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे भैया। प्रोसीजर ऑन रिटर्निंग द प्लेंट, प्रोसीजर क्या रहेगा, ऑन रिटर्निंग द प्लेंट द जज शेल, जज जो है एंडोर्स करेगा देयर ऑन, उस पर डेट प्रेजेंटेशन की और रिटर्न कर देगा उसको, ठीक है ना। नेम लिख देगा पार्टी का प्रेजेंटिंग इट, और एक ब्रीफ स्टेटमेंट लिख देगा कि भाई रिटर्न क्यों करी जा रही है, सीधी सिंपल सी बात। 10A, पावर ऑफ कोर्ट टू फिक्स डेट, यस जो यह रिटर्न कर रही है जो कोर्ट, उसके पास ही कोर्ट ने पावर दे दी है, लॉ ने पावर दे दी है क्या, कि जिस कोर्ट को ये ट्रांसफर होगा रिटर्न होकर जाएगा उस कोर्ट में लगने वाली डेट भी बता दे, ठीक है जी, डेट भी बता दे और समन वगैरह भी जो वो भी सर्व हो जाए, ये भी नोटिस करवा दे। जहां पर इन एनी सूट आफ्टर द डिफेंडेंट हैज अपीयर्ड, जहां पर डिफेंडेंट अपीयर हो चुका है, अंडरलाइन कर लेना इस लाइन को, जहां पर डिफेंडेंट अपीयर हो चुका है, द कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन, कोर्ट का ओपिनियन क्या है, प्लेन शुड बी रिटर्न, कि भैया प्लेन तो रिटर्न करनी पड़ेगी। इट शेल बिफोर डूइंग सो, इससे ये करने से पहले इंटीमेट कर देगा अपने डिसीजन को प्लेंटिफ के पास, जहां पर कोई इंटीमेशन इज गिवन दी गई है किसको, प्लेंटिफ को, अंडर सब रूल 1 द प्लेंटिफ में मेक एन एप्लीकेशन, अब प्लेंटिफ क्या करेगा, एप्लीकेशन बनाएगा कोर्ट को, स्पेसिफाइंग द कोर्ट, जिसमें स्पेसिफाई करेगा कोर्ट को, इन विच ही प्रोपोजेस टू प्रेजेंट द प्लेन, जिसके अंदर प्रपोज कर रहा है कि प्रेजेंट करेगा प्लेन को आफ्टर इसके रिटर्न के बाद, प्रेइंग दैट, यह प्रेयर करते हुए कि कोर्ट जो है फिक्स कर दे डेट अपीयरेंस की पार्टीज की उस कोर्ट के अंदर, और रिक्वेस्ट कर लेगा कि भैया नोटिस भी दे दे, ठीक है ना, फिक्स गिवन किसको, डिफेंडेंट को। जहां पर कोई एप्लीकेशन इस तरीके की बनाई गई है प्लेंटिफ के द्वारा, ठीक है जी, तो कोर्ट शैल बिफोर रिटर्न, रिटर्न करने से पहले प्लेंट को, ठीक है जी, क्या करेगा, सीधा फिक्स कर देगा डेट अपीयरेंस की, ठीक है जी, और नोटिस पकड़ा देगा अपीयरेंस का डिफेंडेंट को, ठीक है ना, अपीयरेंस के लिए। जाओ आओ जी, नंबर 4 पे आ जाओ। जहां पर कोई नोटिस ऑफ द डेट for the appearance is given under sub-rule 3, it shall not be necessary for the court in which the plaintiff is presented after its return to serve the defendant with the summons for appearance, यह सीधी सिंपल सी बात है। फिर समन सर्व करने की आवश्यकता नहीं है अपीयरेंस के लिए, क्यों, क्योंकि नोटिस तो हो चुके हैं। सेड नोटिस शैल बी डीम्ड टू बी ए समन, अंडरलाइन करो डीम्ड समन आ गया है। ये बिल्कुल वाहिद ऐसा प्रोविजन है जहां पर ये मेंशन करके आ गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीम्ड समन है ये, ठीक है जी। चलो जी आगे आ जाओ। ये है आपका ऑर्डर 7 का रूल 10A का, 4 का बी पढ़ा था हमने, अब उसका 5 पढ़ रहे हैं। जहां पर एप्लीकेशन मेड बाय द प्लेंटिफ अंडर सब रूल 2 इज अलाउड बाय द कोर्ट, द प्लेंटिफ शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपील अगेंस्ट द ऑर्डर रिटर्निंग द प्लेंट, यस आगे आ जाओ, कुछ खास नहीं। देखो 10-20 में क्या लिखा है, क्या ये रिटर्न रिटर्न करने का खेल जो है क्या अपीलेट कोर्ट में भी हो सकता है क्या, यस हो सकता है। कहाँ लिखा हुआ है, 10B के अंदर लिखा हुआ है, सारा का सारा सेम प्रोसीजर है। तो मैं सिंपल एक रीडिंग दे रहा हूं, उसको एक्सप्लेन कुछ नहीं करूंगा। जहां पर ऑन अपील, अपील के अंदर अगेंस्ट इन ऑर्डर रिटर्न द प्लेंट, द कोर्ट हियरिंग द अपील कंफर्म सच ऑर्डर, द कोर्ट ऑफ अपील में इफ द प्लेंटिफ बाय एन एप्लीकेशन सो डिजायर while returning the plaint डायरेक्ट कर दे प्लेंटिफ to file the plaint subject to the provision of the limitation act, छोड़ दो ना इसको। चलो जी आओ जाओ 7-11 के ऊपर आ जाओ। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, यदि प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है, फॉलोइंग केसेस कौन सा, भाई कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो रहा है, नंबर 1, रिलीफ क्लेम किया गया है अंडर वैल्यूड,
अंडर वैल्यूड है वो, और प्लेंटिफ को रिक्वायर भी कर लिया कोर्ट ने, बता भी दिया कोर्ट ने कि भाई इसकी इसको ये वैल्यूएशन ठीक नहीं है, इसको करेक्ट कर दे। और जो भी टाइम पीरियड था, जो भी टाइम पीरियड कोर्ट ने दिया था वैल्यूएशन ठीक करने का, उसमें फेल हो जाता है प्लेंटिफ, ठीक नहीं करता तो रिजेक्ट हो जाएगी। ध्यान रखना, अब रिजेक्ट करने हैं, 10 के अंदर रिटर्न है, 10, 10 ए, 10 बी, ठीक है जी, और 10 सी भी है शायद, हाँ 10 बी है। ये है रिटर्न का, 11 है आपका रिजेक्शन का। नंबर 3 जहां पर रिलीफ क्लेम किया है प्रॉपरली वैल्यूड तो है, बट प्लेंट जो है रिटर्न अपॉन पेपर इनसफिशिएंट है, प्लेंट इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, और प्लेंटिफ को रिक्वायर्ड कर लिया है कोर्ट ने कि भाई तू रिक्विजिट स्टाम्प पेपर सप्लाई करवा दे, और वो फेल हो जाता है तो रिजेक्ट हो जाएगी। डी, सूट अपीयर्स फ्रॉम दिस स्टेटमेंट इन द प्लेन टू बी बार्ड बाय लॉ, यस, बार्ड बाय लॉ हो चुका है। ई, जहां पर डुप्लीकेट में फाइल नहीं हुई, स्टार लगा लेना यहीं पे। एफ, जहां पर प्लेंटी फेज टू कंप्लाई द प्रोविजन ऑफ रूल 9, यस, ऑर्डर 7 का रूल 9, जो ऑर्डर 5 के रूल 9 के विषय में, ठीक है जी। डी पे स्टार लगा लेना, ई पे स्टार लगा लेना, एफ पे स्टार स्टार लगा लेना। प्रोवाइडेड दैट, यह बता दिया जाता है जो भी टाइम फिक्स किया है कोर्ट ने करेक्ट करने के लिए, वैल्यूएशन या फिर सप्लाई करने के लिए रिक्विजिट स्टाम्प पेपर को, शेल नॉट बी एक्सटेंड, वो एक्सटेंड नहीं होंगे अनलेस, जब तक कोर्ट रीजन रिकॉर्ड ना कर ले और सेटिस्फाई ना हो जाए कि प्लेंटिफ जो है प्रीवेंट कर दिया गया है किसी कोर्स के द्वारा जो कि एक्सेप्शन नेचर का है, कि वो करेक्ट नहीं कर पा रहा था वैल्यूएशन को या फिर सप्लाई नहीं कर पा रहा था रिक्विजिट स्टाम्प पेपर को। ठीक है जी। हुआ क्या, भाई रिक्विजिट स्टाम्प पेपर मांग लिए, स्टाम्प जो थी इनसफिशिएंट थी, ठीक है जी। कोर्ट ने बोला भाई तेरे पास समय है, ठीक है ना, 2 दिन का समय है, इसके स्टाम्प ठीक करवा ले तू, ठीक है जी। अब वो क्या, स्टाम्प ठीक करवाने के लिए जाता है कोर्ट में, कोर्ट में पीछे से स्टाम्प वाले होते हैं, ठीक है जी। पता चलता है भाई वहां तो स्टाम्प, वो स्टाम्प करो, वहां तो स्ट्राइक हो गई। अब वो स्ट्राइक ही 4 दिन चली है, तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हो चुके हैं, तो कोर्ट क्या करेगी, उसमें टाइम एक्सटेंड करेगी। अगर कोर्ट ने टाइम एक्सटेंड नहीं किया तो भाई समझ जाना रिजेक्ट, as the case may be within the time fixed by the court, and that refusal to extend such time would cause grave injustice to the plaintiff, yes। अब कैसे पता लगा जाएगा कि भैया ये सर्कमस्टांसेस कैसे थे, अगर ये काम करने से ग्रेव इनजस्टिस हो जाए प्लेंटिफ को। चलो जी, देखो जरा इस पे केस लो करा देता हूँ आपके ऊपर साथ। 7/11 पे केस लो लिखो, स्टार लगा लो, रूपलाल साथी वर्सेस नचत्तर सिंह, 1982। ये नॉन डिस्क्लोजर ऑफ कोज ऑफ एक्शन, ये है ए पे। बी पे लिख लो बूटा सिंह, बी पे लिखो बूटा सिंह, बूटा सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1995। 7/11 पे एक केस लो और लिखो, यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा बहुत देखकर साफ करो। ठीक है जी, लिखो जरा, मयार, मयार एच के लिमिटेड वर्सेस ओनर्स एंड पार्टीज, 2006।
एक और केस लिखो लास्ट, सलीम भाई, बहुत बार पूछते हैं, दिल्ली में बहुत पूछा जाता है, सलीम भाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 2003 सुप्रीम कोर्ट। चलो जी आगे आ जाओ। प्रोसीजर, प्रोसीजर क्या रहेगा रिजेक्शन पे, जहां पर प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है, जज शेल रिकॉर्ड, रिकॉर्ड कर लेगा ऑर्डर इस विषय में। 13 स्टार लगा लेना, जहां पर रिजेक्शन हो गया प्लेंट का, डज नॉट प्रिक्लूड, प्रिक्लूड नहीं होता है प्लेंटिव के वो प्रेजेंट कर सके एक फ्रेश प्लेंट को, ठीक है जी, बस इतना काफी है, ठीक है ना, क्यों। आगे आ जाओ। 14 पे स्टार लगा लेना, प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द प्लेंटिव विथ शूज और रिलायंस, यस मैं आपको बता देता हूं, जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराने के लिए कोर्ट मांगेगी प्लेंटिव से, उसी समय उसको सारे डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे। अगर उस समय नहीं लगाए प्लेंटिफ ने और बाद में वो एविडेंस में अपने फेवर में ये डॉक्यूमेंट यदि लेकर आया एविडेंस एग्जिबिट कराने के लिए, ठीक है ना, तो कोर्ट मना कर देगी उसको, सिंपल, ये आपका प्रोविजन। जहां पर plaintiff sues upon documents or relies upon the document in his possession or power in support of the claim, he shall enter such document in the list, yes उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट की लिस्ट, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बनानी पड़ेगी और प्रोड्यूस करनी पड़ेगी कोर्ट में, जहां पर प्लेंट इज प्रेजेंट, जहां पर प्लेंट प्रेजेंट करेगी उसी कोर्ट के अंदर पाई, एंड शैल एट द सेम टाइम, उसी समय डिलीवर करने पड़ेंगे सारे सारे डॉक्यूमेंट ऑफ कॉपी पे, पूरी पेपर किसको, ठीक है जी, प्लेंट के साथ, किसको, डिफेंडेंट के पास। जहां पर कोई सा डॉक्यूमेंट जो उसके पोजीशन में नहीं है या फिर पावर में नहीं है प्लेंटिफ के, ही शैल वेन एवर पॉसिबल स्टेट करेगा, बताएगा कोर्ट को भाई किसके पावर, पावर पोजीशन में ये डॉक्यूमेंट है। एक डॉक्यूमेंट विच और टू बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट बाय द प्लेंटिफ, जहां पर प्लेंटिफ इज प्रेजेंटेड और टू बी एंटर्ड इन द लिस्ट ऑफ द एडिट एंड एक्सेप्ट द प्लेंट बट नॉट प्रोड्यूस, वो ऐसे प्रोड्यूस नहीं करे गए हैं, या फिर एंटर्ड या फिर एंटर इनटू द लिस्ट नहीं करे गए हैं, शैल नॉट, अंडरलाइन करो, शैल नॉट विदाउट द लीव ऑफ द कोर्ट बी रिसीव्ड इन एविडेंस, उनको रिसीव नहीं किया जाएगा, एग्जिबिट नहीं लगाया जा सकता फिर उनपे, ठीक है जी, जब तक कि कोर्ट परमिशन ना दे दे। नथिंग इन दिस रूल शैल अप्लाई द डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस फॉर द क्रॉस एग्जामिनेशन, ध्यान रखना, स्टार लगाओ जरा इस पे, चार के ऊपर कोई, ये जो आपने 14A पढ़ा है ये है क्रॉस एग्जामिनेशन के समय जो प्लेंटिफ डॉक्यूमेंट निकाल कर लेकर आता है, ठीक है जी, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता है, ठीक है जी, या फिर कुछ डॉक्यूमेंट दे दिए गए हैं विटनेस को सिर्फ अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, उन डॉक्यूमेंट के ऊपर यह अप्लाई नहीं होता है, ठीक है जी। चलो जी। 16 सिर्फ हेडिंग से याद कर लेना, सूट्स ऑन लॉस्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कैसे लॉस्ट, गुम हो गए चेक एक्सेट्रा के ऊपर अगर केस है तो बस इतना याद कर लो और कुछ नहीं कर देखने से। बस आगे आ जाओ, ठीक है जी। चलो जी रिटर्न स्टेटमेंट पे आ जाओ। देखो जी रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ है, ऑर्डर 8 के अंदर, डिफेंडेंट शेल 30 दिन के अंदर अंदर, कब से 30 दिन, फ्रॉम द डेट ऑफ द सर्विस ऑफ द समन्स ऑन हिम, प्रेजेंट कर देगा एक रिटर्न स्टेटमेंट, किस पर, डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए, अगर करनी है तो, प्रोवाइडेड जहां पर डिफेंडेंट फेल हो जाता है रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने में विद इन सेट पीरियड ऑफ 30 days, ही शैल बी अलाउड टू फाइल द सेम as may be specified by the court for reason to be recorded in writing, but ध्यान रखना shall not be later than 90 days, yes 90 डेज से ज्यादा नहीं होगा, सेम प्लेंट के जैसे, प्रोवाइडेड, और भी बता दिया जाता है जहां पर डिफेंडेंट फाइल करने में फेल हो जाता है अपने रिटर्न स्टेटमेंट उस पीरियड के अंदर, ठीक है जी, ध्यान रखना पीरियड बढ़ाया जा सकता है लेकिन 120 डेज से ज्यादा किसी भी सूरत में नहीं होगा, ठीक है जी। हमने एक प्रोविजन पढ़ा था 148 सीपीसी का, ठीक है जी, वहां पर 30 दिन और मिल जाएंगे। आओ जी, जो आपने ऑर्डर 7 के रूल 14A में पढ़ा था वो 1A के अंदर ही है रिटर्न स्टेटमेंट में डिफेंडेंट के लिए, सेम टू सेम है। जहां पर कोई डिफेंडेंट अपना डिफेंस बेस करता है किसी डॉक्यूमेंट पर या रिलाई करता है अपने केस को डॉक्यूमेंट के ऊपर, वो उसके पावर पोजीशन के अंदर ये है, तो उसको अपने डिफेंस में या सेट ऑफ में या फिर काउंटर क्लेम में उसको ये डॉक्यूमेंट लिस्ट बनाकर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कोर्ट के सामने, ठीक है जी। और अगर उसकी पावर पोजीशन में नहीं है तो उसको बताना पड़ेगा किसके पावर पोजीशन में है, ठीक, ठीक है जी।
चलो जी, एक सेकंड। देखो, सिर्फ इतना बताया जा रहा है, इसमें कोई भी हेडेक लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना बताया जा रहा है क्योंकि जब हम सिविल प्रोसीजर निपटाते हैं तो ये ध्यान रखना, सबसे मोटी समस्या सिविल प्रोसीजर के साथ क्या है कि भाई ये टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है जी। अब समस्या क्या है, टाइम कंज्यूमिंग तो है, सीपीसी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है जी, सिविल केस लेके बस घूमते रहो, फाइलें यहां से वहां चलती रहती हैं। ठीक है जी। लेकिन उससे भी बड़ी समस्या ये है कि हम कोर्ट के प्रोसीजर में, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल हो, क्रिमिनल में तो हमने क्या है कि भैया क्विक एंड ऑफ जस्टिस, एंड ऑफ जस्टिस, एंड ऑफ जस्टिस, प्रॉपर एंड ऑफ जस्टिस। और क्या है कि जो क्रिमिनल केसेस रहते हैं, अगर उसमें अन्याय हो जाए तो बहुत जल्दी सोसाइटी ढह सकती है। तो लेजिस्लेशन को भी डर लगता है, जुडिशरी को भी डर लगता है, एग्जीक्यूटिव को भी डर लगता है। तो क्या करते हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर है ना, उसको तो बहुत कंसाइज कर दिया, सिविल को कैसे छेड़े। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि भाई साहब कोई टाइम पीरियड बांधा ही नहीं जा सकता। ठीक है ना। लेट्स से, जैसे कि मान लो आपको रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करना है। ठीक है जी। अब हुआ क्या, रिटर्न स्टेटमेंट आपको फाइल करना है भाई, अब कोरोना आ गया, 90 दिन या 6 महीने कोरोना में निकल गए। ठीक है जी। या फिर लेट्स से कोरोना वगैरह नहीं आया, ठीक है जी, और कोई समस्या आ गई, गृह युद्ध छिड़ गया, या और कोई समस्या आ गई, वे दंगे फसाद हो गए। ठीक है। या फिर समस्या क्या आ गई, कोई कोर्ट सिस्टम ढह गया है। ठीक है जी। तो कैसे फिक्स करें। तो क्या है, बस थोड़ी सी क्विकनेस दिखा रहा है लेजिस्लेशन। ठीक है ना, कई बार होता है ना, कई बार काम ना भी हो ना तो काम करने की एक्टिंग करके दिखानी पड़ती है। देखो भैया, हम पहले कह देते हैं 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देना। ठीक है ना। हाँ, कब से, जब आपको समन सर्व हो जाएगा ना, उसके 30 दिन के अंदर अंदर फाइल कर देना आप। ठीक है ना जी। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 30 दिन और मिल जाएंगे, फिर नहीं होगा कोई बात नहीं, 30 दिन हो, लेकिन 90 दिन से ज्यादा नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना, 90 दिन से ज्यादा नहीं मिलेंगे। फिर जी, फिर मैं तो सेक्शन 148 की लगा दूंगा, मैं तो एप्लीकेशन, ठीक है ना, एक्सटेंशन ऑफ टाइम की लगा दूंगा। ठीक है जी। चलो मान लिया, लेकिन ध्यान रखना किसी भी सूरत में 120 दिन से ज्यादा नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, सिर्फ ये बता रहे हैं, कभी भी सवाल इस प्रकार का नहीं आएगा 90 दिन मिलेंगे या 120 दिन मिलेंगे, ये सवाल कभी भी नहीं आएगा। हाँ, लैंग्वेज ऑफ द बेरेक्ट में से सवाल आ सकता है। अगर स्पेसिफिक सवाल आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कहां से आया है। अगर मेन प्रोविजन से आ रहा है तो आप 30 दिन से ज्यादा पे नहीं लगाओगे। ठीक है जी। अगर उसके एक्सेप्शन से आ रहा है तो 90 दिन से ज्यादा में नहीं लगाओगे। ठीक। अगर कॉन्क्लूसिव एक्सेप्शन में से आ रहा है तो 120 दिन से ज्यादा नहीं लगाओगे आप। ठीक है ना। आई होप मैंने एड्रेस कर दिया। चलो जी, सेम स्टार लगा लेना यहाँ पर भी 4 को। किन डॉक्यूमेंट पर ये अप्लाई नहीं होगा जो क्रॉस एग्जामिनेशन में लगाए जाने हैं प्लेंटिव विटनेसेस द्वारा। ध्यान रखो, हमने सेम वर्ड पढ़ा है। ठीक हो गया। तो ये वर्ड बेसिकली चेंज कर लेना। ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या ठीक करना है इसके अंदर। पहले 7-14 निकाल लो। देखो जी, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 7-14 के अंदर, 7-14 के 4 के अंदर प्लेंटिफ्स विटनेस लिखा हुआ है। यहां पे आप डिफेंडेंट्स लिखोगे, डिफेंडेंट्स विटनेस लिखोगे। ठीक है जी, ये टाइपोग्राफिकल मिस्टेक है। क्यों, अपने विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन थोड़ी ना करेगा वो। ठीक है ना। 1A में ठीक है क्योंकि डिफेंडेंट है, देखो ये तो प्लेंटिफ के विटनेस का ही क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है, इस पे स्टार लगा। ठीक है ना। और किन पर, जहां पर विटनेसेस को हैंड ओवर कर दी ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अपनी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए। न्यू फैक्ट मस्ट बी स्पेसिफिकली प्लीडेड, यस, अगर कोई नया फैक्ट है तो स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो प्लेंट में तो है ही नहीं, किस में आएगा ये फैक्ट कोर्ट के सामने, ये तो डब्ल्यूएस के अंदर ही आएगा, तो स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा। अगर डिनाइल कर रहे हो तो स्पेसिफिक होगा, जनरल डिनाइल नहीं होगा। ठीक है जी, ध्यान रखना। 3A ये कमर्शियल कोर्स के लिए, तो इसको मत पढ़ो। यस, इवेजिव डिनायल, इवेजिव डिनायल होता है बड़ा।
जैसे बोल देते हैं भाई पूरी प्लेंट आई, ठीक है जी, प्लेंट में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करते समय डिफेंडेंट के एडवोकेट ने इवेजिव डिनायल कर दिया है कि जो कुछ भी प्लेंट में लिखा है वो सब कुछ गलत है। बस ये इवेजिव डिनायल है, ध्यान रखना, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां पर डिफेंडेंट डिनाई कर देता है एलिगेशन ऑफ फैक्ट इन द प्लेंट, ही मस्ट नॉट डू सो इवेजिवली, इवेजिवली नहीं करना चाहिए उसको, ठीक है जी, बट पॉइंट टू पॉइंट सब्सटैंटिवली सब्सटैंटिव को करना चाहिए। फिर से आ गया भैया स्पेसिफिक डिनायल, एवरी एलिगेशन ऑफ द फैक्ट इन द प्लेंट इज नॉट डिनाइड स्पेसिफिकली और बाय नेसेसरी implication or stated to not to be admitted in the pleading of the defendant shall be taken to be admitted। yes, ध्यान रखो प्रभाव क्या पड़ता है। अगर आपने स्पेसिफिक डिनायल नहीं किया, जितना, मान लो प्लेंट आई, प्लेंट में पैरा नंबर 1 आया, 1 के अंदर 10 फैक्ट्स लिखे हुए हैं, ठीक है जी। इस प्लेंट का रिटर्न स्टेटमेंट आती है, ठीक है जी, उसके अंदर पैरा पैरा 1 आता है, ठीक है जी। ध्यान रखना, अब डिफेंडेंट की ड्यूटी हर 10 फैक्ट को स्पेसिफिक डिनायल करने की रहेगी। It wrong to state says that wrong to state that it is absolutely wrong to suggest that the plaintiff paragraph number 1, the line and the point number, the fact number one, फलाना 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 is absolutely wrong and denied, ये करना पड़ेगा। अगर 10 में से अगर 9 फैक्ट डिनाई कर दिए और एक रह गया तो ध्यान रखना ये एडमिटेड हो जाएगा। इसको कोर्ट क्या मान लेगी भाई, ये तो डिफेंडेंट ने एडमिट कर लिया, डिफॉल्ट एडमिशन बन जाएगा ये, और ये मुसीबत बन जाएगी जब आगे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, ठीक है ना। जब इशू फ्रेम करे जाएंगे, इशू सेटल करे जाएंगे, फ्रेम इज नॉट अ गुड वर्ड फॉर दी सीपीसी, ठीक है ना, हाँ, इशू सेटल करे जाएंगे ना, जब जब दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। अब डिफेंडेंट बोलेगा भाई ये तो डिस्प्यूटेड फैक्ट है, कोर्ट बोलेगी डिस्प्यूटेड तो है ही नहीं, क्योंकि डिस्प्यूट तो आपने उठाया ही नहीं, आपने तो एडमिट कर लिया, कैसे डिफॉल्ट एडमिट कर लिया आपने, आ गया। स्टार लगा लेना, बस इतना काफी है, आगे आ जाओ। 6, यस, पर्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन द राइटिंग, ठीक है जी। मैं ये मानकर चलता हूं कि सेट ऑफ सबको पता है, ठीक है जी, मैं बस आपको अदरवाइज बता देता हूँ। ये लो जी, प्लेंटिफ डिफेंडेंट ये दोनों दोस्त है, पीओडी, ठीक है जी। अब डिफेंडेंट ने क्या करा, 1 लाख रुपया उधार ले लिया, ठीक है जी। प्लेंटिफ ने सूट फाइल कर दिया, ठीक है जी। डिफेंडेंट अपना डिफेंस लेगा, क्या बोलेगा, देखो जी मैंने भी तो इसको 90,000 रुपए दिए हुए हैं, किसको, पी को, प्लेंटिफ को, ठीक है जी। अब यह जो सूट है 90,000 के अगेंस्ट में सेट ऑफ हो जाएगा, यानी सूट कितने का रह जाएगा, 10,000 का रह जाएगा बस। आओ जाओ। जहां पर सूट किस चीज का है, अंडरलाइन करो, रिकवरी ऑफ मनी का, इस पे कंडीशन नंबर 1 डाल दो। The defendant claims set off against the plaintiff demand any underline ascertained sum of money, number 2 डालो। legally recoverable number 3, by him from the plaintiff not exceeding the pecuniary limit, not exceeding के ऊपर number 4 of the jurisdiction of the court and both parties fill the same character, underline same character, number 5, as they fill in the plaintiff suit the defendant may at the first hearing, underline करो, at the first hearing of the suit, yes underline करो, यहां से डिफरेंस आ जाएगा, रूल 6 और रूल 6 के अंदर, बट नोट आफ्टरवर्ड, उसके बाद नहीं, बट नोट आफ्टरवर्ड उसके बाद बिल्कुल भी नहीं, अनलेस जब तक कि कोर्ट परमिट ना कर दे, प्रेजेंट कर देगा क्या, रिटर्न स्टेटमेंट, जिसके अंदर क्या कौन से फैक्ट कंटेन होंगे, सेट ऑफ वाले। इफेक्ट क्या रहेगा सेट ऑफ का, स्टार लगा लो। द रिटर्न स्टेटमेंट शैल हैव द सेम इफेक्ट, जैसे कि कोई प्लेंट आ गई है इसमें क्रॉस सूट में, सो एज टू इनेबल, किस लिए, ताकि कोर्ट को इनेबल कर सके, प्रोनाउंस कर सके, ताकि वो एक फाइनल जजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द बोथ ऑफ द ओरिजिनल क्लेम्स, यस ओरिजिनल लिखा हुआ है, original claim and the set off, but this shall not affect the lien upon the amount decreed of any pleader in respect of the cost payable to him under the decree। बट ध्यान रखना, ये जो भी लीन का राइट अराइज हो गया ना ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग, ठीक है ना, जो कि डिक्रीड अमाउंट के ऊपर आएगा प्लीडर का, ठीक है जी, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। ये इतना खास नहीं, बस यहां तक ध्यान रख लेना। ये अगर क्वेश्चन आएगा तो सिर्फ यहाँ तक आएगा, द रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट। अब जो भी रिटर्न स्टेटमेंट के लिए रूल्स हैं, ठीक है जी, वो अप्लाई हो जाएंगे, डिफेंडेंट अप्लाई टू द रिटर्न स्टेटमेंट इन आंसर टू क्लेम ऑफ सेट ऑफ, यस,
जब रेप्लीकेशन आएगा ना, ठीक है जी, तो उसके ऊपर ये ऑर्डर 8 जो आप पढ़ रहे हो, ये रूल सारा का सारा अप्लाई हो जाएगा, ये order। ठीक है जी। रेप्लीकेशन क्या होता है? देखो जी, पहले प्लेंट आई, प्लेंट के जवाब में रिटर्न स्टेटमेंट आई, रिटर्न स्टेटमेंट के जवाब को रेप्लीकेशन बोलते हैं। जब हम दिल्ली प्रैक्टिस करने के लिए जाते हैं तो वहां पे मतलब एज ए मैटर ऑफ कर्टसी जो है, इसको रेप्लीकेशन ना बोल के हमेशा इसको रीजॉइंडर बोल देते हैं। ठीक है ना। चलो, देखो, यहां से क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन फिर भी कर लो। ए जो है सौंप देता है 2,000 रुपए बी को, और अपॉइंट कर देता है सी को अपना एग्जीक्यूटर। ठीक है जी, और बची कुचा अपना लीगेटी, अब यानी अपनी लीगेटी बना देता है उसको। बी मर जाता है और डी उसकी जगह पे एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लेता है बी के इफेक्ट पर। सी पे करता है 1,000 रुपए एज ए श्योरिटी फॉर डी, एंड देन डी जो है सू करता है सी को लीगेसी के लिए। सी कैन नॉट सेट ऑफ, अंडरलाइन करो सिर्फ इतना, सी कैन नॉट सेट ऑफ द डेट ऑफ रुपीज 1,000 अगेंस्ट द लीगेसी फॉर नीदर सी नॉर डी फेस द सेम, क्योंकि सेम करेक्टर नहीं था उनका with respect to the legacy as they fill with respect to the payment of ₹1,000। ठीक है ना। चलो जी, ये देख लेना इनको, आता नहीं है इनमें से, या करा दूं, चलो करा ही देता हूँ। ए मर जाता है इंटरस्टेट बिना वसीयत लिखे, एंड इन डेट टू सी, डेट टू बी, ठीक है जी, उधार लेकर पर है बी का। सी टेक्स आउट एडमिनिस्ट्रेशन ए के इफेक्ट पर, यानी एडमिनिस्ट्रेटर बन जाता है सी ए का। और एंड बी बाइज द पार्ट ऑफ द इफेक्ट्स फ्रॉम सी, और बी जो है खरीद लेता है, ठीक है नी, सी से कोई पार्ट इन अ सूट फॉर द परचेज मनी बाय सी अगेंस्ट बी। अब केस आ जाता है जो सी वर्सेस बी के चल रहा है। द लेटर कैन नॉट सेट ऑफ, ये जो है बी अब सेट ऑफ नहीं करा सकता है डेट अगेंस्ट द प्राइस फॉर सी, क्यों? क्योंकि करेक्टर डिफरेंट डिफरेंट था। ठीक है जी, ये डेटर था, ये क्रेडिटर था, ध्यान रखना। और यहां पर क्या हो गया है, बी परचेजर बन गया है और डी सेलर बन गया है। ठीक है ना, करेक्टर अलग अलग हो गया इनका। ए केस करता है बी को किस पर, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। बी अलेज करता है कि ए वो हैज wrongfully neglected to ensure बी का सामान एंड इज liable to him in compensation which he claims to set off the amount not being ascertained। yes, ascertain नहीं है, नहीं हो सकता सेट ऑफ। कितना अमाउंट कितना करें भैया। ए केस करता है बी के ऊपर किस, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर ₹4,500। बी कहता है होल्ड्स ए जजमेंट अगेंस्ट ए ₹4,000। द टू क्लेम्स बीइंग बोथ डेफिनेट पेक्यूनरी डिमांड्स में बी सेट ऑफ। देखो क्या है भाई, ₹500 की डिक्री ले ली है, फेवर में आ गया है ए के। ठीक है जी, बी सेट ऑफ ले रहा है और क्या दिखाता है कोर्ट को, देखो जी मेरे पास भी एक ए के केस में ₹1,000 की डिग्री है, तो इसमें से 500 निकाल दो, ₹500 में सेट ऑफ कर दो। क्या कर सकते हैं, यस ये लो जी, कर दिया यहाँ, ट्रांसफर ऑफ डिग्री बना दिया। ए केस करता है बी के ऊपर कंपनसेशन अकाउंट ऑफ ट्रेसपास, ट्रेसपास की ग्राउंड पर। बी बताता है कि एक प्रोमिजरी नोट है ₹1,000 का फ्रॉम ए, एंड क्लेम करता है, सेट ऑफ कर दो जी ₹1,000 के अगेंस्ट में। ए मे रिकवर इन द सूट, बी मे डू सो, ऐसा कर सकता है एज सून ए एज रिकवर बोथ सम्स आर डेफिनेट। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों सम्स डेफिनेट है, एसरटेन है, पेक्यूनरी डिमांड्स के अकॉर्डिंग आते हैं। ठीक है जी, एंड ए एंड बी सू सी, सी को सू करते हैं ₹1,000 के लिए। सी कैन नॉट सेट ऑफ ए डेब्ट ड्यू टू हिम बाय ए अलोन। यस, ए एंड बी वर्सेस सी। सी जो है, अब इस केस के अंदर प्लेंटिफ दोनों ध्यान रखना, 1 2, ये अकेला है। इस केस के अंदर डब्ल्यू एस के साथ साथ में कम, डब्ल्यू एस कम सेट ऑफ, या डब्ल्यू एस बाय वे ऑफ सेट ऑफ। ठीक है जी, फाइल करता है, नहीं होगा क्योंकि सिर्फ एक के अगेंस्ट में है। ए सूज बी, ए सूज बी एंड सी फॉर 1,000। बी कैन सू a debt due from him A alone। ठीक है जी, ए ओज ए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बी एंड सी ₹1,000 के बदले में। बी मर जाता है सी को छोड़कर सर्वाइविंग पार्टनर के जैसे।
करता है सू सी को, किस लिए, जो भी उधारी थी 1500 रुपए के लिए, सेपरेट कैरेक्टर में। सी मे सेट ऑफ द डेट ऑफ ₹1000, क्यों, क्योंकि ध्यान रखना पार्टनर भी है भैया। ठीक है जी, इंडिविजुअली एजेंट रहते हैं एक दूसरे के। ठीक है जी, और इंडिविजुअली वो, कलेक्टिवली वो पार्टनरशिप फॉर्म बन जाते हैं। ठीक है ना। चलो आगे आ जाओ, सिंपल काउंटर क्लेम पे आ जाओ। जो भी सेट ऑफ में कमी पेशी रह जाएगी वो काउंटर क्लेम में जाकर पूरी हो जाएगी। जैसे कि मान लो कोई अनएसर्टेन अमाउंट है, भाई देखो सेट ऑफ तो हो नहीं सकता, तो काउंटर क्लेम हो जाए, हाँ काउंटर क्लेम कर लो। ठीक है ना। आओ जरा, एक डिफेंडेंट किसी सूट में एडिशनली, ध्यान रखना ये एडिशन जाएगी, टू हिज राइट ऑफ प्लीडिंग ए सेट ऑफ अंडर रूल 6, अगर वो सेट ऑफ ले रहा है बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम, वो काउंटर क्लेम के द्वारा against the claim of the plaintiff any right or claim in respect to the cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after, yes underline करो, either before या फिर आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द सूट। ठीक है जी, ध्यान रखना वहां पे बिफोर था, यहाँ पे चाहे पहले हो या बाद में अक्रू हो, बट बिफोर द डिफेंडेंट हैज डिलीवर्ड हिज डिफेंस, परंतु डब्ल्यूएस फाइल करने से पहले, और या फिर बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरिंग हिज डिफेंस, या फिर डब्ल्यूएस की जो तारीख होती है या टोटल 120 दिन से पहले हो। वेदर सच काउंटर क्लेम इज इन द नेचर ऑफ ए क्लेम ऑफ डैमेज, कोई फर्क नहीं पड़ता डैमेज मांग रहे हो या कंपनसेशन के रूप में, कैसे है क्या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रोवाइड, परंतु यह बता दिया जाता है काउंटर क्लेम शैल नॉट एक्सीड, वो एक्सीड नहीं होगा जो भी पेक्यूनियरी लिमिट है, किसकी, कोर्ट की। सच जो काउंटर क्लेम है शैल हैव द सेम इफेक्ट रहेगा, जैसे कि वे क्रॉस सूट है, सो एज टू इनेबल द कोर्ट के प्रोनाउंस करी जा सके एक फाइनल जजमेंट इन द सेम सूट बोथ ऑन द ओरिजिनल क्लेम एंड ऑन द काउंटर क्लेम। प्लेंटिफ शेल बी एट लिबर्टी, वो लिबर्टी रहेगा, वो आजाद रहेगा प्लेंटिफ टू कि वो फाइल कर सके रिटर्न स्टेटमेंट जवाब में काउंटर क्लेम के। ठीक है जी, विद इन सच पीरियड एज में बी फिक्स बाय द कोर्ट, जो भी पीरियड फिक्स करा जाएगा उसके अकॉर्डिंग द काउंटर क्लेम शेल बी ट्रीटेड एज ए प्लेंट, काउंटर क्लेम को प्लेंट के जैसे ट्रीट करेंगे, और उसके ऊपर सारे के सारे ऑर्डर 7 के रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक हो गया। काउंटर क्लेम टू बी स्टेटेड, जहां पर डिफेंडेंट सीख करता है कि रिलाई करेगा किसी ग्राउंड स्पोर्ट होगा सपोर्टिंग राइट ऑफ काउंटर क्लेम, ही शैल अपनी रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर उसको स्पेसिफिकली यह फैक्ट बताना पड़ेगा काउंटर क्लेम, जहां पर डिफेंडेंट सेटअप ए काउंटर क्लेम और प्लेंटिफ contends that claim thereby raised out not to be disposed of by way of counter claim but in an independent suit, yes प्लेंटिफ ये जरूर बोल सकता है कोर्ट को कि देखो जी आप इसको काउंटर क्लेम में एक ही सूट के अंदर मत घुसाओ जज साहब, इसको सेपरेट स्पेसिफिक सिविल सूट के जैसे आप निपटाओ। ठीक है जी, अप्लाई टू द कोर्ट, ठीक है जी, अप्लाई कर देता है कोर्ट में, कब, बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू। ठीक है जी, ऑर्डर दैट्स काउंटर क्लेम, चलो जी, एंड द कोर्ट में ऑन द हियरिंग ऑफ सच एप्लीकेशन मेक सच ऑर्डर, जो भी कोर्ट को ठीक लगेगा। इफेक्ट ऑफ डिसकंटिन्यूअंस ऑफ द सूट, इफ इन एनी केस इन विच डिफेंडेंट सेटअप करता है कोई काउंटर क्लेम, द सूट ऑफ द प्लेंटिफ, जो सूट है प्लेंटिफ का वो स्टे हो जाएगा, अंडरलाइन कर लो, डिसकंटिन्यूड हो जाएगा या फिर डिसमिस हो जाएगा। द काउंटर क्लेम में नेवरदलेस बी प्रोसीडेड विद, अगर इन तीनों में से कोई भी चीज होगी, 1 2 3, तो ध्यान रखना काउंटर क्लेम अपने आप में खत्म हो जाएगा, मे नेवरदलेस बी प्रोसीडेड विद। हाँ, मैं उस उल्टा बोल गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोसीड विद हो जाएगा काउंटर क्लेम। डिफॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ कि वो रिप्लाई करे काउंटर क्लेम को, अगर डिफॉल्ट कर देगा तो कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू द काउंटर, सिर्फ काउंटर क्लेम के रिलेशन में, मेक अगेंस्ट हिम उसके अगेंस्ट में, और मेक सच ऑर्डर जो भी कोर्ट को ठीक लगे। जी, रूल्स रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट अप्लाई हो जाएंगी भैया, अगर क्या बोलते हैं, द रूल रिलेटिंग टू रिटर्न स्टेटमेंट बाय द डिफेंडेंट शैल अप्लाई टू रिटर्न स्टेटमेंट फाइल्ड बाय आंसर टू द, यस, क्योंकि आंसर टू द काउंटर क्लेम कौन करेगा, प्लेंटिफ करेगा। आगे आ जाओ। 8 7 को भी देख लीजिए जरा।
डिफेंस और सेट ऑफ फाउंडेड अपॉन सेपरेट ग्राउंड, जहां पर डिफेंस रिलाई करता है सेवरल डिस्टिंक्ट ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस या फिर सेट ऑफ के ऊपर या फिर काउंटर क्लेम के ऊपर, फाउंडेड अपॉन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फैक्ट्स, दे शैल बी स्टेटेड एज फार एज मे बी सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टली। तो ये आपको सेपरेटली और डिस्टिंक्टली बताना पड़ेगा। न्यू ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस, एनी ग्राउंड ऑफ डिफेंस व्हिच हैज अराइजन आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। अंडरलाइन करो कब आया है, आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। Or presentation of the written statement claiming a set of or counterclaim may be raised by the defendant or plaintiff as the case may be in his written statement। अपने written statement में बताना पड़ेगा। चलो जी, सिर्फ हेडिंग से कर लो, subsequent pleadings, no pleading subsequent to the written statement or defendant or then by way of defense to set off or counterclaim shall be presented except by the leave of the court। यह सीधी सिंपल सी बात है। अगर भैया रीजॉइंडर फाइल करना है, रेप्लीकेशन फाइल करना है, ठीक है जी, तो कोर्ट की परमिशन लोगे आप, अन्यथा नहीं होता है, ठीक है ना। ये सबसीक्वेंट प्लीडिंग्स बोली जाती है। प्रोसीजर व्हेन पार्टी फेज टू प्रेजेंट स्टेटमेंट, छोड़ दो। ऑर्डर नो। ऑर्डर नहीं। चलो, अपीयरेंस ऑफ पार्टीज एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन अपीयरेंस, ठीक है। पार्टीज टू और केस लो तो बता दो तुमको, एक सेकंड, केस लो लिखो जरा। केस लिखो जरा। ऑर्डर 8, बेसिकली 6 और 6 के ऊपर ही आएंगे। चलो जी, जो आपका ऑर्डर 8 रूल 1 है उसके ऊपर केस लो लिख लो। कैलाश वर्सेस ननकू, स्टार लगा लेना। कैलाश वर्सेस ननकू, 2005 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा इसमें लिखो वो सैलेम वाला, सैलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन, तमिलनाडु वाला, ठीक है ना। चलो, एक होमवर्क ले लो, जो हम कर चुके हैं बेसिकली, कल ही किया हमने। यहाँ पे लीगल सेट ऑफ तो बता दिया, लेकिन इक्विटेबल सेट ऑफ नहीं बताया है। कल बता चुका हूं मैं आपको, वो पढ़ भी चुके हैं हम, ठीक है ना। बस ये इक्विटेबल सेट ऑफ आपने करना है रिवाइज, ठीक है ना। चलो, केस लो लिख लो सेट ऑफ के ऊपर। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस करमचंद थापर, 2004 सुप्रीम कोर्ट। काउंटर क्लेम पे लिखो। लिखो सबसे पहले जगमोहन चावला वर्सेस डेरा राधा स्वामी सत्संग, 1996 सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट लिखो, स्टार लगा लो, रमेश चंद्र अर्धावतिया, ARDAWATIYA, अर्धावतिया वर्सेस अनिल पंजवानी।
2003 सुप्रीम कोर्ट। ये दोनों पे है बेसिकली। ये रूल 6 पर भी है और 6A के ऊपर भी, यानी सेटों पे भी है और काउंटर क्लेम पे भी। नेक्स्ट करो, दिगंबर जैन, स्टार लगा लेना इस पे भी, वर्सेस मोहनलाल एंड अदर्स, 2003। ठीक है ना, पूरा कर लेना, दिगंबर जैन का पूरा नाम कर लेना, शंभूनाथ। दिगंबर जैन वर्सेस मोहनलाल एंड अदर्स। आगे आ जाओ जी, ऑर्डर 9 पे आ जाओ। देखो जी, ऑर्डर 9 क्या है। ऑर्डर 9 बड़ा ही सिंपल है आपका, जिसके अंदर आपको बताया जाता है कि अपीयरेंस करनी होती है। कोर्ट में केस तो डाल देते हैं, लेकिन फिर अपीयरेंस भी देनी पड़ेगी। अगर प्लेंटिफ अपीयर नहीं होता है तो क्या होता है, तो क्या नतीजे आते हैं, और डिफेंडेंट यदि अपीयर नहीं होता है तो क्या नतीजे आते हैं, इसके विषय में ऑर्डर 9 बात करता है। एक सेकंड को मैं जरा ढूंढ लेता हूँ। आओ जी, पार्टी टू अपीयर ऑन डे फिक्स्ड इन समन्स फॉर डिफेंडेंट टू अपीयर एंड आंसर, यस। जो भी डे फिक्स हुआ है समन्स के ऊपर, डिफेंडेंट को आना पड़ेगा, अपीयर होना पड़ेगा और आंसर करना पड़ेगा। ठीक है जी, द पार्टी शैल बी इन अटेंडेंस एट द कोर्ट हाउस इन पर्सन, पर्सन में आना पड़ेगा, या फिर जो भी रिस्पेक्टिव प्लीडर है उसके थ्रू आना पड़ेगा। ठीक है जी, चलो। डिसमिसल ऑफ सूट, जहां पर समन्स नॉट सर्व्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्लेंटिफ का फेलियर, यस। जो डे फिक्स हुआ था, यह पाया कोर्ट को, कोर्ट पाती है कि भाई समन तो सर्व ही नहीं हुए डिफेंडेंट के ऊपर, और किसकी गलती से, प्लेंटिफ की गलती से। क्यों? क्योंकि उसने कोर्ट फी या फिर पोस्टल चार्जेस थे तो वो पे ही नहीं किए। ठीक है ना। या फिर जो रूल 9 है ऑर्डर 7 का, ठीक है जी, वो फेल कर दिया है। कोर्ट में मेक एन ऑर्डर दैट डिसमिस, यस, DID, डिसमिस इन डिफॉल्ट, provided that no such order shall be made if notwithstanding such failure the defendant attends। अगर मान लो, हालांकि प्लेंटिफ तो फेल हो गया, लेकिन फिर भी यदि डिफेंडेंट अपीयर हो जाता है और अटेंड कर देता कोर्ट को, तो फिर कोई DID नहीं करेगी। जहां पर कोई भी पार्टी जो है अपीयर नहीं होती है, सिंपल डिसमिस, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। नंबर 4, प्लेंटिफ में ब्रिंग फ्रेश सूट और कोर्ट में रिस्टोर सूट टू फाइल, यस। जहां पर कोई सूट डिसमिस हो गया है रूल 2 या 3 के अंदर, प्लेंटिफ के पास आ जाती है, सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन, यस, लॉ ऑफ लिमिटेशन ध्यान रखना पड़ेगा। ब्रिंग ए फ्रेश सूट कर सकता है, और ही में अप्लाई फॉर एन ऑर्डर टू सेट द डिसमिसल असाइड, या फिर सीधा सेट असाइड करवा ले डिसमिसल को। और यदि वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि कोज सफिशिएंट है, रेफर टू इन रूल 2, और फॉर हिज नॉन अपीयरेंस एज द केस में बी, द कोर्ट शेल मेक एन ऑर्डर, कोर्ट सेट असाइड कर देगी डिसमिसल को, या एंड शेल अपॉइंट कर देगी कोई तारीख, उस तारीख पे प्रेजेंट करने के लिए बोल देगी। चलो जी, 5, डिसमिसल ऑफ सूट, जहां पर प्लेंटिफ आफ्टर समन्स रिटर्न अनसर्व्ड फेल्स फॉर 7 दिन के लिए कि वो अप्लाई कर सके फ्रेश समन। चलो जी, हुआ क्या, प्लेंटिफ ने समन्स इशू करवा दिए, ठीक है जी, समन अनसर्व्ड जो है, रिपोर्ट आ गई है, सर्वर रिपोर्ट क्या लेकर आया कि भाई अनसर्व्ड हो गए। कोई भी रीजन हो, ध्यान रखना, प्लेंटिफ की जिम्मेदारी है कि वो नेक्स्ट 60 दिन, 7 दिन के अंदर अंदर फ्रेश समन के लिए अप्लाई करे। वो दोबारा से एप्लीकेशन लगाएगा समन की, कोर्ट दोबारा से एप्लीकेशन अप्रूव करेगी, दोबारा से समन्स बनेंगे, दोबारा से प्यादा जाएगा, दोबारा से सर्व। अगर वो 7 दिन हो चुके हैं और वो फेल हो गया है, अगर वो नहीं कर पाया है, ठीक है जी, so applied to the issue the court shall make an order that suit be dismissed, yes, court order कर देगी dismissed as against such defendant unless the plaintiff has within set period satisfied। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि वो कोर्ट को एप्लीकेशन लगा देगी जी, कंडोनेशन ऑफ डिले हो रहा है क्योंकि लेट हो रहा है, कोई ऐसा रीजन है कि जो मेरे कब्जे में नहीं है। ही हैज फेल्ड आफ्टर यूजिंग द बेस्ट एविडेंस, बेस्ट एंडेवियर, कि जो उसने खूब प्रयास कर दिया ढूंढने का, रेजिडेंस क्या है डिफेंडेंट का, पर भाई मेरे को तो नहीं मिला है। सच डिफेंडेंट, या जी डिफेंडेंट जानबूझ के अवॉइड कर रहा है जी सर्विस को, देयर इज एनी अदर, या फिर कोई दूसरा सफिशिएंट कोज है टाइम एक्सटेंड करने के लिए, इन विच केस द कोर्ट में एक्सटेंड द टाइम फॉर मेकिंग सच एप्लीकेशन फॉर सच पीरियड एज इट थिंक्स फिट। इन सच केस द प्लेंटिफ में सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ लिमिटेशन ब्रिंग फ्रेश, ओ यस, यहाँ पर भी फ्रेश सूट डाल सकता है अगर कोर्ट DID कर दे तो।
6 प्रोसीजर जब प्लेंटिफ अपीयर होता है ओनली, जहां पर प्लेंटिफ अपीयर्स एंड डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर। जब सूट जो है कॉल फॉर किया जाता है, यानी आवाज लगाई जाती है, रुक्का लगाया जाता है कोर्ट के द्वारा। और कंडीशन क्या है, देन व्हेन समन ड्यूली सर्व्ड, यदि ड्यूली सर्व हो चुका है समन, तो कोर्ट क्या करेगी, मेक एन ऑर्डर दैट सूट शैल बी हर्ड एक्स पार्टे, स्टार लगा लेना, एक्स पार्टे हियरिंग का ऑर्डर कर देगी। जहां पर समन ड्यूली सर्व हुआ ही नहीं है, द कोर्ट शैल डायरेक्ट सेकंड समन टू बी इशूड, कोर्ट क्या कर देगी, सेकंड समन भेज दो जी। जब समन सर्व हो चुके हैं लेकिन ड्यू टाइम में सर्व नहीं हुए हैं, तो सिंपल एक नेक्स्ट डेट फिक्स कर देगी। कोर्ट शैल पोस्टपोन द हियरिंग, पोस्ट क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगी, पोस्टपोन कर देगी हियरिंग ऑफ द सूट की फ्यूचर डेट के लिए, ठीक है। एंड शैल डायरेक्ट कर देगी नोटिस डिफेंडेंट को, जहां पर इट इज ओविंग टू द प्लेंटिव डिफॉल्ट, प्लेंटिव के डिफॉल्ट के कारण ये जो समन थे वो सर्व नहीं हुए हैं, और वॉज नॉट सर्व इन सफिशिएंट टाइम, और या फिर सफिशिएंट टाइम में सर्व नहीं हुए। कोर्ट शैल ऑर्डर द प्लेंटिव टू पे द कॉस्ट, कोर्ट प्लेंटिव के ऊपर कॉस्ट लगा देगी, ठीक है जी। चलो जी आगे आ जाओ। रूल 7, प्रोसीजर जहां पर डिफेंडेंट अपीयर्स ऑन द डे ऑफ एडजर्न हियरिंग एंड असाइंड गुड कॉज फॉर प्रीवियस नॉन अपीयरेंस, यस एक्स पार्टी हियरिंग के ऑर्डर आ चुके हैं, और उसके बाद जो है डिफेंडेंट आता है एट और बिफोर सच अपीयरिंग हियरिंग, ठीक है जी, उस तारीख पर या उस तारीख से पहले कभी भी, और अच्छा रीजन बताता है कोर्ट को कि जी वो किस लिए अपीयर नहीं हो पाया पिछली तारीख के ऊपर। अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट कर देगी कोर्ट, और अदरवाइज बी हर्ड इन आंसर टू द सूट एज इफ एंड यस, और कोर्ट की सुनवाई, केस की सुनवाई ऐसे कर लेगी जैसे एक्स पार्टे हुआ ही नहीं था। जहां पर 8 के अंदर सिर्फ डिफेंडेंट अपीयर होता है, प्लेंटिफ डज नॉट अपीयर, सूट इज कॉल्ड फॉर हियरिंग, ठीक है जी, सिंपल शैल डिसमिस द सूट। हाँ बस ये ध्यान रखना, डिफेंडेंट अपीयर हो गया, प्लेंटिफ बिल्कुल अपीयर नहीं हुआ, बहुत बार बुलाया, सिंपल डीआईडी, सारा का सारा डीआईडी होगा। लेकिन दूसरा केस क्या है, डिफेंडेंट अपीयर होता है और आधा केस जो है वो एडमिट कर लेता है, बाकी बचे हुए के लिए, रिमेनिंग के लिए डीआईडी हो जाएगा केस, अगर प्लेंटिफ नहीं आता है। डिक्री अगेंस्ट प्लेंटिफ बाय डिफेंड डिफॉल्ट बार्स फ्रेश सूट, स्पेसिफिकली स्टार लगा लो। जहां पर कोई सूट होल ईयर इन पार्टी डिसमिस हो चुका है अंडर रूल 8, द प्लेंटिफ शैल बी प्रिक्लूडेड फ्रॉम ब्रिंगिंग ए फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम कोज ऑफ एक्शन, परंतु ही में वो अप्लाई कर सकता है सेटिंग असाइड डिसमिसल के लिए कोर्ट में, और यदि कोर्ट को सेटिस्फाई कर देगा कि सफिशिएंट कोज है उसकी नॉन अपीयरेंस के पीछे, जब सूट वॉज कॉल्ड, जब वो सूट बुलाया गया है ऑन द हियरिंग, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर सेटिंग असाइड, कोर्ट क्या कर देगी, सेटिंग असाइड का ऑर्डर कर देगी, डिसमिसल अपॉन सच टर्म्स एज टू द कोर्ट, अदरवाइज एज इट थिंक्स, जो भी कोर्ट को ठीक लगे, एंड शैल अपॉइंट, और शैल अपॉइंट कर देगी एक दिन फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, ठीक है जी, आगे बढ़ने के लिए सूट के साथ। चलो जी, नो ऑर्डर शैल बी मेड अंडर दिस रूल अनलेस नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन हैज बीन सर्व्ड ऑन द अपोजिट पार्टी, यस। अगर सेटिंग असाइड की एप्लीकेशन सुनना चाहती है कोर्ट, तो डिफेंडेंट को नोटिस भेजेगी, उसका ऑब्जेक्शन यदि कोई है तो वो भी सुनेंगे। नंबर 10, प्रोसीजर इन केस ऑफ नॉन अटेंडेंस ऑफ वन और मोर ऑफ सेवरल प्लेंटिफ्स, ठीक है जी, ये सेवरल प्लेंटिफ के लिए, ये सेवरल डिफेंडेंट्स के लिए, ये ध्यान रखो, 10 प्लेंटिफ्स के लिए है, डिफेंडेंट्स के लिए। 12 को छोड़ दो, 13 पे आ जाओ, स्टार लगा लो। सेटिंग असाइड डिक्री एक्स पार्टे अगेंस्ट डिफेंडेंट, यस। पहले तो सिर्फ हियरिंग के ऑर्डर हुए थे कि एक्स पार्टी सुनेंगे, डिफेंडेंट बाद में भी नहीं हुआ, हियरिंग चली और बाद में यह सूट एक्स पार्टे डिसाइड ही हो गया, और इसके अंदर जो डिक्री आएगी उसको क्या बोलेंगे, एक्स पार्टे डिक्री बोलेंगे, ठीक है जी। इसको भी सेट असाइड करा सकता है डिफेंडेंट अगर चाहे तो, इन केस इन विच द डिक्री इज पास्ड एक्स पार्टे अगेंस्ट द डिफेंडेंट ही मे अप्लाई टू द कोर्ट बाय विच द डिक्री वाज पास्ड फॉर एन ऑर्डर टू सेट असाइड इट, और यदि वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि समन वाज नॉट ड्यूली सर्व्ड, या फिर that was prevented by the sufficient cause for appearing, yes मैं बेसिकली sufficient cause थी जी, मैं इस वजह से अपीयर नहीं हो पाया, जहां पर suit was called on the hearing, the court shall make an order setting aside the decree as against him upon such terms as to cost payment into court, जो भी कॉस्ट वगैरह कोर्ट लगाएगी तो पेमेंट कर देगा कोर्ट में, या फिर अदरवाइज जो भी ठीक लगे, एंड शेल अपॉइंट एक डेट फॉर प्रोसीडिंग विद द सूट, और इस सूट को कंटिन्यू कर देंगे।
प्रोवाइड, परंतु ये बता दिया जाता है जहां पर डिक्रीज ऑफ द नेचर इस प्रकार की है कि इट कैन नॉट बी सेट असाइड, सेट असाइड नहीं करी जा सकती है एज अगेंस्ट दिस डिफेंडेंट, उस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में ओनली इट मे बी सेट असाइड एज अगेंस्ट ऑल, जब तक कि वो सारों के अगेंस्ट में सेट असाइड ना हो जाए। मान लो उन केस के अंदर जिसके अंदर डिफेंडेंट एक से ज्यादा है, ऑल और एनी ऑफ द अदर डिफेंडेंट्स ऑल्सो, तो दूसरों के अगेंस्ट में भी सेट असाइड हो जाएगी, ठीक है ना। अगर ऐसा है तो कोर्ट रीजन रिकॉर्ड कर दे। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नो कोर्ट शैल सेट असाइड ए डिग्री पास्ट एक्स पार्टे मियरली, सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर दैट हैज बीन एन इरेगुलरिटी इन द सर्विस ऑफ समन, कि जी समन सर्व करने में इरेगुलरिटी थी, इस कारण से मैं अपीयर नहीं हो पाया। ध्यान रखना ये कोई सफिशिएंट कोज नहीं है। इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द डिफेंडेंट हैड नोटिस ऑफ द डेट ऑफ द हियरिंग एंड, चलो छोड़ दो इसको। एक्सप्लेनेशन स्टार लगा लो, जहां पर देयर हैज बीन एन अपील अगेंस्ट द डिग्री पास्ट एक्स पार्टे, अगर कोई अपील आ गई है एक्स पार्टे डिग्री के अगेंस्ट इस रूल के अंदर, एंड द अपील हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, और अपील जो है निपटा दी गई है तो किसी ग्राउंड पर, और वो ग्राउंड अलग था, दैट द अपीलेंट हैज विड्रॉन अपील, जिसमें अपील विड्रॉ, जिसमें अपीलेंट ने अपील विड्रॉ करी थी, तो कोई भी एप्लीकेशन शेल लाई अंडर दिस रूल फॉर सेटिंग असाइड दैट एक्स पार्टे, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, तो कोई भी अपील जो है बेसिकली सेम ग्राउंड पर यहां पर नहीं आएगी, ध्यान रखना, यहाँ पे अलग होगा। नो डिग्री टू बी सेट असाइड विदाउट नोटिस टू दी अपोजिट पार्टी, ये तो है ही है। इस पे जरा केस लो कर लो, इस पे सीधा आपके रूल 13 के ऊपर ही केस है इसमें, लिख लो जरा। एक सेकंड, 13 की एक्सप्लेनेशन, ओके। चलो मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ। देखो जी, ऐसा भी तो हो सकता है ये लोग एक्स पार्टे डिक्रीड हो चुका है सूट, ठीक है ना, और डिफेंडेंट ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन लगाने की बजाय क्या करे, सीधा अपील में चला जाए, क्योंकि अपीलेट ऑर्डर तो है ही है, ठीक है जी, सीधा अपील में चला जाए, ठीक है जी, और वो अपील डिस्पोज ऑफ हो जाए, डिसाइड हो जाए जो भी, ठीक है जी। और वो ग्राउंड कौन सा है, वो ग्राउंड विड्रोवल का नहीं है, ठीक है ना। आओ जरा अब यहां से चलते हैं, जहां पर देर हैज बीन एन अपील, अपील फाइल हो गई है अगेंस्ट डिग्री, किसी डिग्री के अगेंस्ट में जो कि एक्स पार्टी पास हो, यानी एक्स पार्टी डिग्री के अगेंस्ट, अंडर दिस, इस रूल के अंडर, और जहां पर अपील हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ, उस अपील को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है किसी ऐसे ग्राउंड पर, बट अदर देन द ग्राउंड दैट द अपीलेंट हैज विड्रॉन द अपील, यस, अपील विड्रॉ नहीं करी थी डिफेंडेंट ने, ठीक है ना, वो अदरवाइज डिस्पोज ऑफ हुई है, तो फिर कोई भी एप्लीकेशन लाई नहीं होगी, तो फिर कोई भी एप्लीकेशन कौन सी, ऑर्डर 9 रूल 13 की, ऑर्डर ये वाली एप्लीकेशन लाई नहीं होगी अंडर दिस रूल, इस रूल के अंडर, फॉर सेटिंग असाइड दैट एक्स पार्टी डिग्री, ठीक है जी। सिंपल इतना कह रहे हैं कि जी जो अपील डाली थी ना डिफेंडेंट ने, वो विड्रॉ नहीं करी उसने, वो तो अदरवाइज डिस्पोज ऑफ हुई है, तो जिस पॉइंट जिस ग्राउंड के ऊपर ये डिस्पोज ऑफ होगी अपील, वहां पर अपीलेट कोर्ट में नहीं चली, तो उस पॉइंट के ऊपर कोई ऑर्डर 9 रूल 13 की एप्लीकेशन यहाँ ट्रायल कोर्ट में कैसे चलेगी, वो तो वैसे ही नहीं चलेगी, ग्राउंड को अलग होना पड़ेगा। अगर सेम ग्राउंड है जिस ग्राउंड के ऊपर वो अपील डिसमिस हुई है, तो बस टाटा बाय बाय, फिर नहीं। ठीक हो गया, बस इतनी सी बात है। ठीक, केस लो करो जरा 13 के ऊपर, लिखो, स्टार लगा लो, मान सिंह वर्सेस दालचंद। नेक्स्ट पे स्टार लगाओ, मलकियत सिंह।
वर्सेस जोगिंदर सिंह एंड अदर्स 1997। नेक्स्ट लिखो जी, जीपी श्रीवास्तव वर्सेस आर के रायजादा एंड अदर्स 2005 सुप्रीम कोर्ट। और कोस्ट पे हैं, कोस्ट का तो रहने दो, कोस्ट के तो केस क्या। यस, एक केस और करवाया था, येल्लवा वर्सेस शांतवा। ये ऑर्डर 5 के ऊपर भी था और इधर भी है 1997। चलो जी आगे आ जाओ। ऑर्डर 10 हम कर चुके थे कल। 11 पे आ जाओ। 11 के अंदर सारा नहीं करना, बस आपको मोटा मोटा करा दो। देखो जी, कई बार क्या होता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी से सवाल लिख कर पूछ लेती है। ठीक है जी। चलो जी, किस लिए होता है ये काम? ये एडिशनल एविडेंस जुगाड़ने के लिए होता है, या जो ऑपोजिट पार्टी होती है उसके केस जानने को लेकर होता है कि उसके पास क्या केस है। ठीक है जी। तो लेजिस्लेशन ये सुविधा देता है, ठीक है ना, कि कोई स्मार्ट और इंटेलिजेंट एडवोकेट जिसको पता हो डिस्कवरी इंस्पेक्शन कैसे करवाए जाते हैं, ठीक है जी, वो कर सकता है। ठीक है ना। चलो, डिस्कवरी कैसे? बाय इंटेरोगेटरीज, इंटेरोगेशन की जैसे इन एनी सूट ऑफ प्लेंटिफ और डिफेंडेंट बाय लीव, चाहे डिफेंडेंट या प्लेंटिफ पहले लीव लेंगे, कोर्ट से डिलीवर कर सकते हैं इंटेरोगेटरीज राइटिंग में, किस लिए? एग्जामिनेशन के लिए अपोजिट पार्टी को, किसी एनी वन और मोर ऑफ सच पार्टीज को, एंड सच इंटेरोगेटरीज व्हेन डिलीवर्ड शैल हैव ए नोट एट द फुट देयरऑफ स्टेटिंग व्हिच ऑफ सच इंटेरोगेटरी ईच ऑफ सच पर्सन इज रिक्वायर्ड। यस, कौन से सवाल, ये क्वेरीज लिख देंगे उसके अंदर 1 2 3 4 किसके लिए आपको रिक्वायरमेंट है। G3 4 और 6 के लिए बेसिकली आंसर की जरूरत है, ये एग्जामिन करना पड़ेगा। ठीक है जी। चल, 3 के अंदर कोस्ट इंटेरोगेटरीज की, इंक्वायरी shall at the instance of the party be made into the propriety of exhibiting such interrogatories। ठीक है जी, चलो जी, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। आओ जरा, एफिडेविट को छोड़ दो। 12 पे आ जाओ, एप्लीकेशन फॉर डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट ढूंढवाने हैं तो उसकी एप्लीकेशन लग सकती है ऑर्डर 11 के रूल 12 की। ठीक है जी। कोई भी पार्टी विदाउट फाइलिंग एन एफिडेविट, एफिडेविट फाइल करने बिना अप्लाई कर सकती है कोर्ट को कि कोर्ट ऑर्डर कर दे, कैसे? डायरेक्शन वाले दूसरी पार्टी को, कि वो कोई डॉक्यूमेंट वगैरह, ठीक है जी, ऑन द डॉक्यूमेंट विच आर, मतलब प्रोड्यूस करवा दे। ठीक है जी। और जरा 15 में इंस्पेक्शन है, डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्शन करना है, रेफर टू प्लीड, जो प्लीडिंग्स के अंदर बोला गया है। ऑर्डर किस में आएगा? 18 में आ जाएगा इंस्पेक्शन का। बस आगे आ जाओ, आगे 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 आ जाओ। ये 11 जो था ये कमर्शियल डिस्प्यूट के लिए है, तो इसमें आगे आ जाओ, ये युक्त का भी लिख रखा है, कुछ नहीं है इसमें। चलो जी, एडमिशन। देखो जी,
नोटिस ऑफ एडमिशन केस, एनी पार्टी टू ए सूट में गिव नोटिस, नोटिस दे सकती है कैसे, प्लीडिंग के थ्रू या फिर अदरवाइज इन राइटिंग में, दैट कि वो एडमिट करते हैं जो भी सच्चाई है सारी के सारे केस के लिए या केस के किसी पार्ट के लिए। ठीक है जी। चलो, नोटिस टू एडमिट डॉक्यूमेंट, यस अगर केस एडमिट करना है तो रूल वन, अगर कोई डॉक्यूमेंट एडमिट करना है तो रूल टू, ईदर पार्टी मे कॉल अपॉन द अदर पार्टी टू एडमिट विद इन 7 दिन from the date of the service of the notice of any document, saving all exceptions, and in all cases of refusal or neglect to admit after such notice, the cost of proving any such document shall be paid by the party so neglecting or refusing, whatever the result of the suit may be, unless for this one again। फॉर्म नोटिस का 3 के अंदर है। 3 है, पावर ऑफ द कोर्ट टू रिकॉर्ड द एडमिशन, बस इतना लिख लो। नोटिस टू एडमिट एक्ट्स, जैसे ऊपर 7 दिन था, यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पे 9 डेज हैं, बाकी सारा का सेम है। आगे आ जाओ, फॉर्म ऑफ एडमिशन, जजमेंट ऑन एडमिशन, इस पे स्टार लगा लो। जहां पर एडमिशन आ गया है फैक्ट का, एंड हैव बीन मेड ईदर इन द प्लीडिंग, प्लीडिंग के थ्रू या फिर अदरवाइज, या ओरली या फिर इन राइटिंग, द कोर्ट में एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज के ऊपर सूट के, ईदर ऑन एप्लीकेशन, या तो एप्लीकेशन पर पार्टी की या फिर सुओ मोटो, बिना वेटिंग किए ऑफ द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी क्वेश्चन बिटवीन द पार्टीज, मेक सच ऑर्डर और गिव सच जजमेंट, यह जजमेंट दे सकती है जो भी उसको ठीक लगे, हैविंग रिगार्ड टू सच एडमिशन, एडमिशन के ग्राउंड पर। देखो क्यों, एडमिशन होते ही सूट, ऐसा भी हो सकता है कि सारा का सारा खत्म हो जाए क्योंकि एडमिट हो चुका है, तो जजमेंट देना सेफ रहेगा इसके अंदर। आगे आ जाओ, चेक चेक चेक, नथिंग, पूछ जाओ आगे। प्रोडक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, यस, सिर्फ हेडिंग से, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ द इशू, यस जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, या तो सेटलमेंट इशू से पहले या फिर उस समय, एट लिखा हुआ है, एट सेटलमेंट ऑफ इशू के समय आपको प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। ठीक है जी। बस आगे आ जाओ, इसमें कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट पे आ जाओ, 14 पे। ओह 13 है, समरी जजमेंट, ये किस में है, एप्लीकेबल कमर्शियल डिस्प्यूट पे, चलने दो इसको। 14 सेटलमेंट ऑफ इशू एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सूट, इशू ऑफ लॉ, यस फ्रेमिंग ऑफ इशू, यस इशू फ्रेम, ऑर्डर 14 रूल 1 में होंगे। इशू अराइजेज जब मटेरियल प्रोपोजिशन ऑफ द फैक्ट या फिर लॉ, दो ही प्रोपोजिशन होती है तो फैक्ट या फिर लॉ की, इज अफर्म अफर्म कर ली जाए बाय दी वन पार्टी, एक पार्टी के द्वारा, या फिर डिनाई कर दिया दूसरी पार्टी के द्वारा। मटेरियल अपोजिशन आर दोज अपोजिशन, मटेरियल अपोजिशन कौन सी है, वो वाली अपोजिशन ऑफ लॉ है या फिर फैक्ट वाली अपोजिशन है, व्हिच प्लेंटिफ मस्ट अलेज इन order to show a right to sue or defendant must allege in order to constitute his defense। ठीक है जी, एक सेकंड रुकना जी। देखो, इशू दो प्रकार के होते हैं, सीधा सिंपल, सीधा उस पे आ जाओ। इशू ऑफ फैक्ट, इशू ऑफ लॉ, बस इस पे इतना करना है। आगे आ जाओ 2 पे। कोर्ट प्रोनाउंस कर सकती है जजमेंट सारे के सारे इश्यूज पर, सीधी सिंपल सी बात है, स्टार लगा लेना दो के ऊपर। Notwithstanding that a case may be disposed of on preliminary issue, the court shall subject to the provision of sub root 2 pronounce कर सकती है जजमेंट सारे के सारे इश्यूज पर जहां पर इशू बोथ लॉ का और फैक्ट का अराइज हो चुके हैं सेम सूट के अंदर। कोर्ट का ओपिनियन क्या है, और कोर्ट का ओपिनियन क्या है कि केस या फिर कोई पार्ट देयर ऑफ डिस्पोज ऑफ हो सकता है किसी इशू ऑफ लॉ के ऊपर, खालिस इशू ऑफ लॉ के ऊपर, तो सीधा क्या करेंगे, द कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट और पार्ट ऑफ द सूट क्रिएटेड एंड फॉर द पर्पस में इफ थिंग्स फिट पोस्टपोन कर सकते हैं सेटलमेंट ऑफ अदर इश्यूज को करने पे। और अगर वो केस सिर्फ और सिर्फ लो पॉइंट के ऊपर उड़ सकता है तो कोर्ट लो पॉइंट पे उड़ा देगी, सीधा सिंपल। केस तो बहुत अच्छा है लेकिन टाइम बार्ड है, लिमिटेशन बार्ड है। अब देखो लो पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा केस जा रहा है, ठीक है जी, जो भी डिस्पोज ऑफ करना है उड़ा दिया केस ने, चल भाई डिसमिस इन डिफॉल्ट, सिंपल। लो पॉइंट के ऊपर उड़ता है तो उड़ा सकती है कोर्ट, कोर्ट फ्री है। ठीक है ना, ये जुरिडिक्शन के रिगार्डिंग हो या बार के रिगार्डिंग। ठीक हो गया, चलो सिर्फ इतनी सी बात है। लेट्स से केस उड़ नहीं रहा है तो फिर ये जो मटेरियल एलिगेशंस एक्सेट्रा डिस्प्यूट है, ठीक है जी, इनके आधार पर इशू फ्रेम कर दिए जाएंगे, बस इतनी सी बात है।
4 के अंदर कोर्ट में एग्जामिन विटनेस और डॉक्यूमेंट बिफोर फ्रेमिंग इशू। अगर कोर्ट को लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट या फिर कोई विटनेस एग्जामिन कर लेना चाहिए फ्रेमिंग इशू करने से पहले, ठीक है ना, तो वो काम करने के लिए बोला गया है, ठीक है ना। बस इसके अंदर ये ध्यान रखना 7 डेज का टाइम पीरियड लिखा गया, बस इसको ध्यान रखना आपने, बाकी इसमें से कोई सवाल नहीं आए। यस। क्या स्ट्राइक आउट और अमेंड इश्यूज हो सकते हैं? स्टार लगा लेना बस। जैसे अमेंड हो सकती है प्लीडिंग्स, ऐसे इशू भी अमेंड और स्ट्राइक आउट हो सकते हैं। कहा? 14 के 5। बस। नेक्स्ट ऑर्डर के ऊपर आ जाओ। डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग, ये बिल्कुल सही बात है जी। जहां पर फर्स्ट हियरिंग में ऑफ द सूट की यह प्रतीत होता है कोर्ट को के पार्टी अपीयर हो चुकी है, नोट एट इशू, और उनके बीच में कोई इशू ही नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के ऊपर कोई इशू ही नहीं है, तो कोर्ट एट वंस उसी समय प्रोनाउंस कर देगी जजमेंट, बस खत्म। आगे आ जाओ। अब कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ। केस मैनेजमेंट हियरिंग, कमर्शियल डिस्प्यूट, आगे आ जाओ। ऑर्डर 16। यदि विटनेस को बुलाना है, विटनेस को समन करना पड़ जाए, ठीक है ना, तो कहाँ करोगे? 16 के 1 के अंदर करोगे। ऑन और बिफोर सच डेट एज द कोर्ट में अपॉइंट एंड नॉट लेटर देन 15 डेज, अंडरलाइन 15 दिन के बाद नहीं, आफ्टर द डेट ऑन विच द इश्यूज आर सेटल्ड। केस इशू सेटलमेंट के 15 दिन के अंदर अंदर पार्टी शेल प्रेजेंट, पार्टी को प्रेजेंट करनी पड़ेगी क्या? एक लिस्ट ऑफ विटनेस whom they proposes to call either to give evidence or to produce document and obtain summonses to such persons for their attendance। ये बिल्कुल ठीक बात है। एक पार्टी जो कि इच्छुक है ऑब्टेन करने के लिए समन्स अटेंडेंस ऑफ द पर्सन शेल फाइल, उसको कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन, यह बताते हुए कि भैया कौन कौन से बंदे वो बुलाना चाह रहे हैं, बस इतना। ये ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये 4 पढ़ लो जरा। सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ सब रूल 2, समन्स रेफर्ड टू इन दिस रूल मे बी ऑब्टेन्ड बाय पार्टीज ऑन द एप्लीकेशन टू द कोर्ट और ऑफ सच ऑफिसर एज मे बी अपॉइंटेड बाय कोर्ट इन दिस बिहाफ विद इन 5 days ऑफ प्रेजेंटिंग द लिस्ट ऑफ द विटनेसेस। यस, लिस्ट ऑफ विटनेसेस प्रेजेंट कर दिया आपने 1 जनवरी को। ध्यान रखो, अब नेक्स्ट 5 दिन के अंदर अंदर आपको समन के लिए अप्लाई कर देना है, बस इतना ध्यान रखो। स्टार लगा लो। प्रोडक्शन ऑफ द विटनेस विदाउट समन, सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ सब रूल 3 ऑफ रूल 1, एनी पार्टी टू सूट विदाउट अप्लाइंग फॉर द समन अंडर रूल ब्रिंग एनी विटनेस टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। यस, क्या बुलाया जा सकता है? हाँ, उसको बुलाया जा सकता है। देखो, जो भी एक्सपेंसेस वगैरह हैं, ठीक है जी, वो कोर्ट में पे करे जाएंगे, और किनको मिलेंगे? जो विटनेस आते हैं उनको मिलेंगे। कहाँ लिखा हुआ है? टेंडर ऑफ द एक्सपेंसेस टू द विटनेसेस, विटनेसेस को सौंप दिए जाएंगे। आगे आ जाओ। नेक्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ सीधा। 16A, किस विटनेस के अटेंडेंस कराने हैं? जो प्रिजन के अंदर है। यस। अच्छा 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 अच्छा, अरे रे 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 रे। हाँ, देखो जी, नो विटनेस, ये दो 16 के अंदर चला गया हूँ वापस। 16 का रूल 19 है। नो विटनेस टू बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन, किसी भी विटनेस को अटेंड इन पर्सन में नहीं बुलाया जाएगा अगर वो सर्टेन लिमिट्स में नहीं रहता है, ठीक है ना, अगर वो सर्टेन लिमिट के अंदर नहीं रहता है। जैसे अदरवाइज ऑर्डर 5 के रूल 4 के अंदर बताया गया था कि सर्टेन लिमिट्स के अंदर रहेगा तो ही खालिस उसको इन पर्सन में बुलाया जाएगा, ठीक है ना। पंखा पंखा चला ली, एसी से चला ली, एसी एसी ऑन करना हो तो बता दीजिए। क्या? चलो, नो वन शेल बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन टू गिव एविडेंस अनलेस, जब तक वो ना रहता ना हो विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन, या फिर विदाउट सच लिमिट बट एट सच प्लेस लेस देन 100, अंडरलाइन करो 100, और जहां पर देर इज अ रेलवे, अगर कोई रेलवे स्टीमर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश्ड है, कितना? 5/6 हिस्से के लिए ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस ऑफ द रेजिडेंस और प्लेस ऑफ द कोर्ट।
लेस देन 500 किलोमीटर, ध्यान रखना ये किलोमीटर्स में है, वहां पे माइल्स में था डिस्टेंस फ्रॉम द कोर्ट, ठीक है जी। प्रोवाइडेड दैट जहां पर ट्रांसपोर्ट बाय एयर इज अवेलेबल बिटवीन द टू प्लेसेस मेंशन इन दिस रूल एंड द विटनेस इज पेड, अगर उसको हवाई जहाज की टिकट के पैसे दे दिए हैं तो भैया उसको इन पर्सन आना पड़ेगा। बस अब यहां से आगे चले। यस, पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ द प्रिजनर टू गिव एविडेंस, बिल्कुल ठीक बात है जी। अगर वो बुला सकते हैं, हाँ उसको बुला सकते हैं, बिल्कुल बुला सकते हैं। जहां पर पर्सन को द एविडेंस ऑफ द पर्सन कन्फाइंड और डिटेन इन प्रिजन विद इन द स्टेट इज ए मटेरियल इज इन ए सूट, वो बंदा मटेरियल विटनेस है, ठीक है जी, तो ही उसको बुलाएंगे। द कोर्ट में मेक एन ऑर्डर रिक्वायरिंग द ऑफिसर इंचार्ज को, जेलर को, प्रिजनर प्रिजन के कि भैया उसको प्रोड्यूस करें इन पर्सन में, प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है कि जो डिस्टेंस है प्रिजन का कोर्ट हाउस से इज मोर देन 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर से ज्यादा है, नो सच ऑर्डर, तो फिर इन पर्सन उसको नहीं बुलाया जाएगा, ठीक है ना। अनलेस, जब तक कि कोर्ट सेटिस्फाई ना हो जाए कि एग्जामिनेशन उस बंदे का विल नॉट बी एडिक्वेट, भैया वो बहुत जरूरी है, सीधी सिंपल सी बात है, तो उसको बुला लेंगे, अन्यथा उसको बिल्कुल भी इन पर्सन बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आगे आ जाओ, बस इतना सही। नेक्स्ट ऑर्डर पे आ जाओ, एडजर्नमेंट। देखो जी, सिर्फ एक ही करना है इसका, द कोर्ट में यदि सफिशिएंट कोज दिखा दिया गया है किसी भी स्टेज के ऊपर, सूट ग्रांट टाइम टू द पार्टीज और टू एनी ऑफ देम एंड मे फ्रॉम टाइम टू टाइम एडजर्न करती रहेगी कोर्ट उस सूट को, ठीक है जी, जो बट ध्यान रखना रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। परंतु नो सच एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांटेड मोर देन 3 टाइम, 3 टाइम से ज्यादा का नहीं किसी भी सूरत में, बस इसको अंडरलाइन कर लो और आगे आ जाओ। लेट्स से एडजर्न करने के बाद नेक्स्ट डेट दी है और वार्निंग भी दे दी कोर्ट ने, और फिर भी बंदा अपीयर नहीं होता है, तो कोर्ट क्या करेगी, डिस्पोज ऑफ कर देगी सूट को, ठीक है ना। आगे आ जाओ, नेक्स्ट, हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेसेस। देखो जी, राइट टू हियरिंग बिगिंस द प्लेंटिफ, बस हैज ए राइट टू बिगिन अनलेस द डिफेंडेंट एडमिट्स द फैक्ट, जब तक डिफेंडेंट एडमिट ना करते फैक्ट। चलो जी, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस किस में है, 4 के अंदर है। इसमें से कोई सवाल वगैरह आता तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, मैं अदरवाइज बस करा रहा हूँ। आओ सीधा नेक्स्ट पे आ जाओ, एफिडेविट पे आ जाओ। अरे ये बात है। चलो जी, पावर टू ऑर्डर एनी पॉइंट टू बी प्रूव्ड बाय एफिडेविट, यह कोर्ट के ऊपर पावर है कि किसी भी पॉइंट को कोर्ट चाहे तो पूछ सकती है, एक पार्टी को कह सकती है कि जी आप एफिडेविट ले आओ जी, ठीक हो गया, सिंपल। अन्यथा नहीं, ध्यान रखना, टीबीएस, हाँ टीबीएसए का सेक्शन 1 बोलता है कि एफिडेविट एविडेंस में नहीं आते हैं, लेकिन किंतु परंतु उसमें सेक्शन में भी ऐसा लिखा हुआ है, और अदरवाइज भी एविडेंस में, और यहाँ पर भी हमने बीएनएसएस में भी पढ़ा है सेम प्रोविजन, होमवर्क ले जाओ और सेम प्रोविजन मिलेगा आपको ये, ठीक है ना, ये ढूंढना है बीएनएसएस में से, कोर्ट चाहे तो कह सकती है आप। बस आगे आ जाओ, जजमेंट हम कर चुके हैं, जजमेंट पे जंप कर दो भैया आप आगे। ऑर्डर 21 को सारे को जंप कर दो। देखो जी, आओ ऑर्डर 22 पे आ जाओ सीधा। अब अपने को 22 से शुरू करना है मामला।
मैं देखता हूँ कोई केस लो प्रोफाइल में डिटेल्स है। चलो याद याद। देखो जी, ये हमको क्या बताता है, डेथ हो जाए, शादी हो जाए या इंसॉल्वेंसी हो जाए किसकी, पार्टीज, ठीक है ना। तो लेट्स से प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट सूट चल रहा है। प्लेंटिफ मर गया, ध्यान रखना सूट अबेट हो जाएगा, सूट जो है रद्द हो जाएगा, ठीक है ना। रद्द होने से बचाने के लिए ऑर्डर 22 की कार्रवाई चलाई जाती है, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। आओ जरा इसको पढ़ लेते हैं। नो अबेटमेंट बाय द पार्टीज डेथ इफ राइट टू सू सर्वाइव, अगर राइट टू सू सर्वाइव हो जाए, ठीक है जी, यानी सीधी सिंपल सी बात है, प्लेंटिफ खत्म हो गया, प्लेंटिफ के एलाज भी थे, तो राइट टू सू यहाँ सर्वाइव हो जाएगा उसके सन वन सन टू, ठीक है ना। तो यह अबेट नहीं, ठीक है ना। द डेथ ऑफ द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट शेल नॉट कोज द सूट टू अबेट, यदि राइट टू सू सर्वाइव कर जाए। प्रोसीजर क्या रहेगा, जब एक एक ऑफ सेवन, कई प्लेंटिफ में से एक या कई डिफेंडेंट में से एक डाई मर जाता है और राइट टू सू सर्वाइव कर जाता है, सीधा सिंपल सी बात है, जिनके ऊपर राइट टू सू सर्वाइव कर रहा है वो शामिल हो जाएंगे। प्रोसीजर क्या रहेगा उन केस के अंदर जहां डेथ हो जाए वन ऑफ सेवरल प्लेंटिफ और सोल प्लेंटिफ की या फिर सोल प्लेंटिफ की, तो भाई साहब सीधा सिंपल सी बात क्या है, ये तो अब करवाना पड़ेगा, नहीं तो सूट रद्द हो जाएगा। जहां पर वन और मोर प्लेंटिफ डाइज एंड द राइट टू सू डज नॉट सर्वाइव, सर्वाइव नहीं होगा, तो सर्वाइविंग प्लेंटिफ और प्लेंटिफ अलोन और सोल प्लेंटिफ और सोल सर्वाइविंग प्लेंटिफ डाइज मर जाए यदि, तो राइट टू सू सर्वाइव द कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन मेड इन दैट बिहाफ शेल कोज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, क्या करेंगे, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को शामिल करवाने के लिए एप्लीकेशन लगा देंगे, ठीक है जी। वेयर विद इन द टाइम लिमिटेड बाय द लॉ नो एप्लीकेशन इज मेड, अगर कोई एप्लीकेशन नहीं बनाई गई द सूट शेल अबेट, सूट अपने आप अबेट हो जाएगा। so far as the decree deceased plaintiff is concerned and on the application of the defendant the court may award him to the cost, cost वगैरह लगानी होगी तो कोर्ट कोस्ट वगैरह लगा देगी। प्रोसीजर क्या रहेगा, यदि डेथ हो जाए सेवरल डिफेंडेंट, जो ऊपर प्लेंटिफ के लिए था ध्यान रखो, नीचे डिफेंडेंट के लिए सेम टू सेम है बात, क्या क्या। बट ध्यान रखना, चाहे प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, ठीक है जी, एप्लीकेशन हमेशा प्लेंटिफ की तरफ से आएगी। प्लेंटिफ नहीं रहेगा तो इसके एलार्स की तरफ से आएगी, डिफेंडेंट कभी भी एप्लीकेशन नहीं लगाएगा, इसकी ध्यान रखना। प्रोसीजर क्या रहेगा, अगर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं, इफ किसी सूट में इट शैल अपीयर, कोर्ट के सामने अपीयर होता है कि कोई बंदा मर चुका है और पढ़ने से तो सूट चल रही है, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो कोर्ट में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, किसी पार्टी प्रोसीड कर देगा इन द एब्सेंस ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द स्टेट, ठीक है जी। चलो, प्रेजेंट एब्सेंट में ही जो है आगे सूट चल जाएगा ऑफ द डिसीज पर्सन, और मे बी ऑर्डर अपॉइंट द एडमिनिस्ट्रेटर जनरल, और या फिर क्या करेंगे, अगर कोर्ट को ठीक लगेगा तो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को अपॉइंट कर देंगे, और एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, या फिर और को सर्कल कर लेना, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को, या फिर सच अदर पर्सन को, जो भी ठीक लगे, रिप्रेजेंट करने के लिए स्टेट की किसकी, मृतक बंदे की जो पार्टी टू सूट है। कोई जजमेंट और ऑर्डर सब्सिक्वेंटली बाद में दे दिया जाएगा, जो भी देना होगा, ठीक है ना, ऐसे सूट चल जाएगा आगे आ जाओ। अब सीधी सिंपल सी बात है, मान लो एलआर शामिल होने हैं, अब एलआर बनते हैं कि नहीं बनते हैं, ये उस बंदे के एलआर है कि नहीं है, ये भी डिसाइड करना तो यही कोर्ट डिसाइड करेगी, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है जी। आगे आ जाओ। चलो सिंपल, हेडिंग से आ जाओ, स्टार लगा लो, नो अबेटमेंट बाय रीजन ऑफ डेथ आफ्टर हियरिंग,
एक बार हीरिंग हो जाए, हीरिंग के बाद कोई भी पार्टी में हो जाए, देन अपना सूट अबेट नहीं होगा, वो तो प्रॉपरली डिक्रीड होगा। स्टार लगा लो साथ पे। नो सूट, सूट अबेट नहीं होगा कैसे? शादी करने से, किसकी? फीमेल पार्टी की। अगर फीमेल पार्टी की शादी होगी तो कोई बात नहीं, तो हस्बैंड बन जाएगा पार्टी। आगे आ जाओ, जंप कर दो, बस इतने काफी हैं। ऑर्डर 23 पे आ जाओ। यस, विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ द सूट पर आ जाओ। किसी भी समय आफ्टर इस पे केस लो, देखो मैं एक मिनट। ऑर्डर 22 पे केस लो लिख लो। मिठाई लाल वर्सेस अन्ना बाई, अन्ना बाई देवराम किन्नी, 2003 सुप्रीम कोर्ट। एक और लिखो, स्टार लगा लो, शंकर नथु। शंकर नथु वर्सेस गंगाराम नथु। 1952, बॉम्बे हाई कोर्ट। चलो एक और लिख लो, बस लगे आप। स्टार लगा लो इस पे भी। बदनी, BADNI, बदनी थ्रू एलार्स वर्सेस श्री चंद्र, ये भी थ्रू एलार्स। ठीक है जी, साइटेशन नहीं है इसकी, साइटेशन ढूंढ लेना बस, बस काफी है। अरे रे। विड्रॉ कर लेते हैं अब। कोई भी पार्टी आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, सॉरी पार्टी नहीं, एट एनी टाइम, किसी भी समय सूट डलने के बाद, प्लेंटिफ, प्लेंटिफ को बॉक्स कर लेना, में एज अगेंस्ट ऑल, सारे के सारे, या फिर किसी एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट में अपना सूट अबेंडन, त्याग कर सकते हैं, छोड़ कर सकती है, छोड़ सकता है प्लेंटिफ। ठीक है जी, पार्टली भी छोड़ सकता है और होली भी छोड़ सकता है। ठीक है जी, प्रोवाइड, परंतु यह बता दिया जाता है जहां पर प्लेंटिफ माइनर है और अदर पर्सन टू हुम द प्रोविजंस कंटेन्ड इन रूल 1 से लेकर 14 तक, ऑर्डर किसके? ऑर्डर 32 के रूल अप्लाई होंगे। नीदर द सूट, ना कोई सूट, ना ही कोई पार्ट ऑफ द क्लेम वो अमेंडन नहीं किया जा सकता बिना कोर्ट की परमिशन के। बस इतने बोल रहे हैं। माइनर है तो ऐसा गार्जियन सूट डालेगा। प्लेंटिफ कौन होगा? गार्जियन होगा। तो गार्जियन को अगर कोई सूट छोड़ना है, विड्रॉ करना है, तो कोर्ट की परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। An application for leave under the provisos of Rule 1 shall be accompanied by an affidavit. Yes, affidavit लगेगा, अंडरलाइन कर लेना। Of the next friend का, and also यदि minor है, also the person जो भी guardian है उसका, ठीक है जी, by a certificate of the pleader to the effect that the abandonment proposed, और साथ साथ में सर्टिफिकेट वकील का क्या, कि जो भी अमेंडमेंट प्रपोज करी जा रही है उसके ओपिनियन के हिसाब से ये बेनिफिट ऑफ माइनर या फिर उस बंदे जो अनसाउंड माइंड का बंदा उसके बेनिफिट के लिए है। और जहां पर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी कि सूट जो है अदरवाइज फेल हो जाएगा, कुछ फॉर्मल डिफेक्ट आ गया उसके अंदर, या फिर दूसरे सफिशिएंट ग्राउंड्स बनते हैं फॉर अलाउिंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट ए फ्रेश सूट, के फ्रेश सूट क्या बोलते हैं, अलाउिंग, हाँ, सफिशिएंट ग्राउंड बनते हैं कि अलाउ कर दिया जाए कि फ्रेश सूट फाइल कर दो और ये वाला सूट, पुराने वाला सूट विड्रॉ कर लो। ठीक है ना, कोर्ट ये ऑर्डर कर देगी। इट में ऑन सच टर्म, अगर पोस्ट वगैरह लगाने तो पोस्ट वगैरह लग जाएगी, जो भी ठीक लगे, प्लेंटी के ऊपर परमिशन दे देगी कि सूट को विड्रॉ कर ले, और सच पार्ट, या पूरे के पूरे सूट को या उसके कुछ पार्ट को, विद लिबर्टी और आजादी के साथ, के इंस्टीट्यूट कर सकता है वो प्लेंटी फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर। ठीक है ना, चलो जी। जहां पर प्लेंटिफ ने अबेंडन कर दिया है पूरा का पूरा सूट या फिर कोई पार्ट, या फिर विड्रॉ कर लिया है पूरा का पूरा सूट फिर कोई पार्ट, ठीक है जी, ही शैल बी लायबल फॉर सच कोर्ट, उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी कोर्ट में। may award shall be precluded from instituting any fresh suit in respect of such subject matter or such part of the claim। ठीक है जी, जो भी कॉस्ट वगैरह लगेगी वो पे करनी पड़ेगी भैया। ठीक है जी, चलो जी।
आगे आ जाओ। लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय द फर्स्ट सूट, ध्यान रखना। इन एनी फ्रेश सूट जो कि इंस्टीट्यूट किया गया विद द परमिशन ऑफ ग्रांटेड, तो जो लिमिटेशन लॉ था ओरिजिनल सूट का वो लागू नहीं होगी इस दूसरे सूट के ऊपर। ठीक है जी, 3 के ऊपर आ जाओ, कंप्रोमाइज। जहां पर यह प्रूव हो जाता है सेटिस्फेक्शन ऑफ द कोर्ट के लिए कि कोई सूट जो है वो एडजस्टेड होल्ली और इन पार्ट इन एनी लॉफुल एग्रीमेंट या फिर कॉम्प्रोमाइज में इन राइटिंग और साइन बाय द पार्टीज हो चुका है, या फिर जहां पर डिफेंडेंट सेटिस्फाइड कर देता है प्लेंटिफ को इन रिस्पेक्ट ऑफ सारा का सारा या फिर किसी पार्ट ऑफ द क्लेम में सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट में, द कोर्ट शैल ऑर्डर सच एग्रीमेंट। कोर्ट क्या करेगी भाई, ये जो एग्रीमेंट है ना, या फिर जो कॉम्प्रोमाइज है या फिर जो सेटिस्फेक्शन है इसको रिकॉर्ड कर लेगी और पास कर देगी डिग्री अकॉर्डेंस देयर विद। ठीक है ना, कौन सी डिग्री, कॉम्प्रोमाइज डिग्री पास कर देगी, सो फार एज रिलेट टू द पार्टीज द सूट वेदर और नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट। कोई फर्क नहीं पड़ता है एग्रीमेंट से रिलेटेड, कॉम्प्रोमाइज से रिलेटेड, सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है या नहीं है। ठीक है ना, परंतु सूट से रिलेटेड है तो कोई बात नहीं, एक कॉम्प्रोमाइज डिग्री आ जाएगी। प्रोवाइडेड दैट वेयर इट इज अलेज्ड, जहां पर ये बोला जाता है एक पार्टी के द्वारा और डिनाई कर दिया जाता है दूसरी पार्टी के द्वारा कि कोई एडजस्टमेंट या फिर सेटिस्फेक्शन अराइव हुई थी, यानी कोई एडजस्टमेंट कोई सेटलमेंट हुई थी, द कोर्ट शैल डिसाइड, कोर्ट डिसाइड करेगा क्वेश्चन इसको, बट नॉट एडजर्नमेंट शैल बी ग्रांट, कोई एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं करी जाएगी जब तक सफिशिएंट रीजन नहीं होगा। एक्सप्लेनेशन पे स्टार लगा लेना। कोई एग्रीमेंट या फिर कोई कॉम्प्रोमाइज विच इज वॉइड और वॉइडेबल, जो वॉइड है या फिर वॉइडेबल है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शैल नॉट डीम टू बी लॉफुल, वर्ड लॉफुल को अंडरलाइन करके स्टार लगा लेना। पिछली बार से पिछली बार पूछा गया था, विद इन द मीनिंग ऑफ दिस रूल, इस रूल के अंतर्गत। ठीक है जी, 3A पे स्टार लगा लो। बार टू द सूट, नो सूट शैल लाई टू सेट असाइड ए डिग्री, कोई भी सूट जो है वो नहीं करा जाएगा किस लिए, टू सेट असाइड ए डिग्री ऑन द ग्राउंड कि ये जो कॉम्प्रोमाइज है यह लॉफुल नहीं था। ठीक है ना, बस इतना सा कर लो, इसमें अब कुछ भी नहीं है। आगे आ जाओ। चलो जी, 24 पेमेंट इनटू कोड नहीं पढ़ना आपको, सिर्फ हेडिंग से याद रख लो। सिक्योरिटीज फॉर पोस्ट कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, कमीशन हम कर चुके हैं ऑर्डर 26 में, कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है आपको। आगे आ जाओ, ये पढ़ चुके हैं हम। ऑर्डर 26, ऑर्डर 27 पे आ जाओ। सूट बाय अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी, कुछ भी आपको इसके अंदर देखने की आवश्यकता नहीं है। बस हेडिंग से याद रखना है, ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। 27A, सूट इन्वॉल्विंग सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये करवा चुके हैं, लिख चुके हैं ना शायद हम। हम्म, हाँ लिख चुके हैं। ठीक है जी, चलो जी, 27A वाला सिर्फ हेडिंग से याद रखना। बट इतना ध्यान रखना, ये देखो जी, नोटिस किसको, अटर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल, अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया, AGI, AG ऑफ द स्टेट, AGS। ठीक है जी, इनको नोटिस जाएंगे इसके अंदर, इनका काम बेसिकली। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, पोस्ट 28, सूट बाय और अगेंस्ट द मिलिट्री नेवल मैन और एयरमैन। ठीक है जी, सिर्फ हेडिंग से कर लो, कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं है। 29, सूट बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेशन, कुछ भी देखने की अंदर आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अंदर से देख लिया है काफी है। ठीक है जी, चलो जी। 30, सूट बाय और अगेंस्ट फर्म एंड पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन नेम्स अदर देन देयर ओन। ठीक है जी, कुछ भी आपको अंदर इसके देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हेडिंग से आपको देखना है। चलो जी, 31, सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टीज एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक हो गया जी, चलो जी, कुछ भी इसके अंदर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हेडिंग से याद कर लेना। 31 के अंदर ट्रस्ट आ गए, ट्रस्टीज आ गए, एग्जीक्यूटर्स आ गए और एडमिनिस्ट्रेटर्स आ गए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट से पढ़ना शुरू करेंगे अब हम यहाँ से, 32 से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है जी, देखो जी, कल हम 32 से लेकर
ऑर्डर 32 से लेकर आपका ऑर्डर 51 तक। ऑर्डर 52 है। यस। ऑर्डर 52 तक सारा कंप्लीट कर लेंगे, और इसी में ही हम कंप्लीट कर लेंगे अपना ऑर्डर प्लस सेक्शन, अपील और रेफरेंस और रिव्यू और रिवीजन से। ठीक है ना? आपका परसों के लिए, ठीक है ना, ये सारा का सारा कल करवा दूंगा मैं आपका, ठीक है जी। आपका परसों के लिए यानी सैटरडे आज, हाँ, तो सैटरडे के लिए सिर्फ आपका एक टॉपिक रह जाएगा, क्या? एग्जीक्यूशन का टॉपिक रह जाएगा, ठीक है जी। तो एग्जीक्यूशन के टॉपिक पे बेसिकली सारा का सारा सैटरडे को निपटा के फिर आपकी छुट्टी कर दूंगा। ठीक है जी। छुट्टी करने के बाद फिर मंडे से आपका टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। कोई क्वेरी है तो पूछ लो, वरना समअप करते हैं। चलो, सी यू देन।